Hmm, hmm, okay, allow recording. Right. So, नमस्ते कबीर सर। नमस्ते। थैंक यू। फिर से टाइम देने के लिए आपका धन्यवाद। और पहला जो सेशन था हमारा ज्यादातर लाइक ओशो से रिलेटेड आपके जो एक्सपीरियंसेस थे उस पे था। जी और लेकिन उसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं। ओशो सन्यासी होते हुए आप लाइक बहुत अलग अलग फील्ड में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। जैसे आप रेकी हीलर हैं। मैंने खुद आपसे हीलिंग ली है तो मैं उस लाइक मैं लाइक एक्सपीरियंस है मुझे कि आप इतने अच्छे रेकी हीलर हैं। और मेरी फैमिली में भी बहुत लोगों ने आपसे रेकी हीलिंग ली है, मेरे फ्रेंड्स ने भी ली है। तो वो ट्राइड टेस्टेड ट्रस्टेड वाली बात है हमारे हमारे साथ। उसके जी अलावा भी आप लाइक ऑथर भी हैं। लाइक आपने बुक्स लिखी हैं, आप काउंसलर हैं। तो बहुत अलग अलग तरह से आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो सेशन होगा हमारा लाइक वो आपके अलग अलग जो कर्म क्षेत्र है उस पे हम बात करेंगे। ओके, और उसमें जी हम आपकी गाइडेंस चाहेंगे। अ, तो मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, स्टार्ट करें? जी ओके बिल्कुल। फाइन। तो पहली बात, आपका ये रेकी हीलिंग की तरफ रुझान कब से हुआ? और क्या ओशो ने इस बारे में आपको कोई मार्गदर्शन दिया था कि आप ये काम करें, या फिर ओशो की कोई प्रीचिंग जिसमें लाइक उन्होंने एनर्जी हीलिंग या रेकी हीलिंग के लिए स्पेसिफिकली कुछ बोला जो आपके लिए लाइक मोटिवेशन बनी है? तो ऐसा लाइक कब स्टार्ट हुआ रेकी हीलिंग की तरफ? रेकी के हीलिंग की तरफ स्वामी जी मैं पूना गया था। मैं हम्म, माँ प्रेम शक्ति के देह छोड़ने के बाद मेरा हम्म, पूना जाना हुआ। तो वहां पर मैं थोड़ा हल्का सा डिप्रेशन में था। माँ प्रेम शक्ति से संबंध टूटा। करीब 30 साल पुराना संबंध था उनसे। तो मैं वहां गया था पूना। तो पूना में मैं आश्रम वगैरह जाना, ध्यान वगैरह करना, वो सब। रेकी के बारे में मैंने बहुत पहले न्यूज लेटर में पढ़ा था, कहीं न्यूज में। और कि स्पर्श चिकित्सा भी कोई होती है, स्पर्श द्वारा भी लोगों को ठीक किया जा सकता है। तो मुझे वो अपील किया थोड़ा सा। मैंने कहा ये हम कभी इंटरेस्ट हुआ तो इसमें करेंगे कभी। मैं हम्म, पूना गया था तो पूना में मैं मेडिटेशन करके आ रहा था। शाम को मुझे जाना था व्हाइट रॉक ब्रदरहुड के लिए। तो मैं जहाँ ठहरा हुआ था पॉपुलर हाइट्स में, एक माँ के यहाँ हम्म, ठहरा हुआ था। तो शाम को मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था मैं जाने के लिए व्हाइट रॉक में। नीचे से एक स्वामी जी ऊपर की तरफ आ रहे थे सीढ़ियों से चढ़ते हुए। हम्म, उनके चेहरे पे इतना ग्लो था, इतना ग्लो था कि मैं देख के अभिभूत हो गया। उनका आभा मंडल और उनका वो स्वामी प्रेम वेदांत जी थे वो। मेरी उनसे कोई ज्यादा जान पहचान नहीं थी, लेकिन दूर से इतना था कि वो वहां पर ओशो के सन्यासी हैं और अच्छे सन्यासी। तो वो नीचे से ऊपर आ रहे थे, मैं ऊपर से नीचे जा रहा था। सीढ़ियों में मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे सीधे कहा, स्वामी जी आप रेकी ले लीजिए। हम्म, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो मैंने कहा स्वामी जी मैं कहाँ रेकी ले लूँ, कैसे ले लूँ? तो बोले ऊपर टॉप फ्लोर पर स्वामी ओमानंद जी हैं, उनसे आप जाके रेकी दीक्षा ले लो आप। तो अच्छा। मुझे वो अपील किया। मैंने कहा चलो ठीक है मैं देखता हूँ। मेरे 2-3 दिन रह गए थे जाने के। मेरा रिजर्वेशन 2 दिन बाद में रिजर्वेशन था। तो मैं आया वापस लौट के शाम को। मैंने कहा मुझे सुबह दीक्षा रेकी दीक्षा लेने जाना है। मेरा विचार है मैं ऊपर जाता हूँ उमानंद जी के पास। तो वहाँ जो रहते थे जिनके यहाँ मैं रुका हुआ था, उन्होंने मुझे नेगेटिव कुछ बोला। बोले वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ तो वाइन और शराब चलती रहती है, और आप कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, मत जाना। बेकार लोग हैं वो, अच्छे लोग नहीं हो। लेकिन मेरे चेहरे के सामने वो प्रेम स्वामी प्रेम वेदांत जी का चेहरा घूम गया। मैंने कहा यार इतना शानदार ग्लो, ऐसी मतलब उनका जो ऑरा आभा मंडल, इतनी डिवाइन उनकी एनर्जी। और ये कह रहे हैं कि आप ऊपर मत जाना उनके पास रेकी लेने के लिए। वहाँ
शराब वराब चलती रहती है और बहुत नेगेटिव लोग हैं। तो फिर भी मैं चला गया ऊपर में, मैंने कहा चलो देख के आते हैं, अगर वैसा कुछ नेगेटिव होगा तो अपने को लेना देना नहीं। मैं ऊपर गया उनके पास, तो जैसे ही मैंने वहां एंटर हुआ, बड़ा अच्छा वातावरण था, बहुत डिवाइन वातावरण था। ओशो के सन्यासी थे वो। और फिर मैं जाके वहां मिला, मैंने उनसे कहा मुझे ऐसे ऐसे करके रेकी सीखना है। तो उन्होंने कहा मेरे असिस्टेंट से आप मिल लो, वो आपको समझा देंगे। तो फिर वो बाहर मुझे लेके आए, इन्होंने बताया इतना इतना रेकी दीक्षा का आपका लगेगा, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री का, और हो जाएगा। तो वो मेरे लास्ट डेज थे वहाँ। तो मैंने उनसे कहा कि इतना तो मेरे पास नहीं है अमाउंट, लेकिन मुझे तो ओशो की कृपा से मैं आया हूँ, आपके पास आया हूँ, आपका भाव है तो आप दे दीजिए, पेमेंट मैं आपका दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास इतना नहीं है पेमेंट करने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है स्वामी जी, आप रेकी लेके जाइए, रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट आप कर दीजिए, इतना कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फीस थी, नॉमिनल फीस थी, तो मैंने उनको दे दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे फर्स्ट डिग्री और दूसरे दिन तीसरे सेकंड डिग्री उन्होंने मुझे दे दी। बहुत मजा आया मुझको, जैसा होता है एनर्जी में, दीक्षा में। एक शक्तिपात दीक्षा थी वो। तो रेकी का मुझे बहुत आनंद आया, और दीक्षा लेकर के फर्स्ट और सेकंड डिग्री की मैं चला गया। मेरी ट्रेन थी। तो मैं जब निकला वहां से, ट्रेन में मैं जा रहा था, तो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ मुझे रेकी का, रात को 12-1 बजे का टाइम था। और एक छोटा बेबी, कोई बच्चा था कोई, वो ट्रेन में जोर जोर से रोने लगा 12-1 बजे के आसपास, नॉन स्टॉप रोना उसका। तो मैंने सोचा हो सकता है 2-4 मिनट में बच्चा माँ वगैरह समझा लेगी, ठीक हो जाएगा। स्वामी जी करीब 20 मिनट तक वो नॉन स्टॉप बच्चा रोता रहा, पूरी बोगी के लोग जाग गए, डिस्टर्ब हो गए। मैं अपने ऊपर स्लीपर कोच में सो रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि मास्टर ने हमको रेकी दी है, हम डिस्टेंस से भी कुछ कर सकते हैं, तो सिंबल दे के देखते हैं। और क्या कर सकते हैं, बच्चा रो रहा है कंटिन्यूअस। तो मैंने वहीं अपने कोच पे लेटे लेटे ही, बर्थ पे, मैंने उसको सिंबल भेजे। एक डिस्टेंस का सिंबल भेजा जिससे उससे कनेक्ट हो जाए, और दूसरा सिंबल फिर मैंने उसको जो पावर सिंबल था क्लीनिंग का वो भेजा, और बैलेंस का सिंबल भेजा उसको। जैसे ही मैंने उसको सिंबल भेजे, स्वामी जी मुश्किल से 20 सेकंड लगे होंगे, और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया उसका, जो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई। मुझे भी थोड़ा डर लगा। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया, मतलब धीरे धीरे रोना बंद होना था, ये होना था। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, और पूरी बोगी में फिर वो आराम से सोता रहा। तो मुझे पहला अनुभव तो तब हुआ कि मेरे पास कोई चीज मिली है, और जो एनर्जी है जो वर्क करती है। उसके बाद फिर मैं अपने घर आ गया बाड़मेर। वहां आकर के एक हमारे स्वामी जी हैं देवानंद भारती जी, वो एक्यूप्रेशर और सुजोग का ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारे एक मित्र है वहां पर, डॉक्टर साहब थे, होम्योपैथी के डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। और वो जय कृष्णमूर्ति को भी पढ़ते थे, गुरु माँ से भी मिलके आए थे पांडिचेरी, गायत्री से भी जुड़े हुए थे। और ओशो का भी उन्होंने कैंप कराया था, ओशो से जुड़े हुए थे वो। तो वो वहां बैठे हुए थे, जब मैं उनके पास गया तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि मेरे शोल्डर में 4-6 महीने से बहुत पेन हो रहा है, और मैंने मेडिसिन सारी लेनी है अपनी ओर से, होम्योपैथी की भी, और सुजोग और एक्यूप्रेशर का भी वो ट्रीटमेंट उनके यहाँ ले रहे थे। तो उनको पता चला कि मैं रेकी लेके आया हूँ। तो उन्होंने सीधे मुझसे कहा स्वामी जी आप रेकी लेके आए हैं, सबसे पहले मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए आप, मुझे आपसे रेकी लेनी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको लेटाया, और मैंने उनको एक सेशन, कंप्लीट सेशन उनको रेकी का दिया। शोल्डर्स पे हाथ रख करके चक्रों को बैलेंस किया, वो सब कुछ मैंने किया जो मुझे बताया था वहां पर पूना में। वो रेकी का सेशन देने के बाद जब वो उठे, वो उन्होंने अपने कंधे को टच करके देखा, उन्होंने कहा कि मेरा तो बिल्कुल ही पूरा पेन गायब हो गया, बिल्कुल नहीं है। तो जो डॉक्टर साहब थे सुजोक वाले, वो भी थोड़े आश्चर्यचकित हुए, उनको भरोसा नहीं था कि एक ही सेशन में ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे भी इतना भरोसा नहीं था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने रेकी जिनसे दीक्षा ली है,
वो कैसे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी बॉडी के पैरेलल, मेरी बॉडी के ऊपर कोई सोया हम्म, हुआ है, कोई जो है ये दाढ़ी वाला आदमी है, वो मेरे सूक्ष्म शरीर के ऊपर वो पहले लेटा हुआ था। मुझे ऐसा फीलिंग हुआ रेकी सेशन में। मैंने उनको फोटो दिखाया, उनका मेरे पास था, स्वामी जी का। उन्होंने कहा यही व्यक्ति थे, ये बिल्कुल पैरेलल मेरी बॉडी के ऊपर जैसे सूक्ष्म शरीर के रूप में लेटे हुए थे। और उनका कंधे का दर्द बिल्कुल क्योर हो गया उनका जो। तब मुझे भरोसा आया कि रेकी काम कर रही है और बहुत अच्छा है ये। उसके बाद फिर रेकी के मैंने लोगों को देना शुरू किया, दीक्षा देना शुरू करी और लोगों को सेशंस देना शुरू किए। धीरे धीरे काफी फायदा हुआ। और उसके बाद कई लोग जो है कोरोना आया, कोरोना के अंदर हमने बहुत लोगों को डेथ के मतलब उसमें से निकाल के लाए, मास्टर की कृपा से। एक हम्म, जौहरी थे जयपुर के, उनका 80% लंग्स जो है बेकार हो गए थे, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। तो फिर हमने उनको रेकी के सेशन दिए और 15 दिन के अंदर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, बिल्कुल सही होकर के घर पे आए वो। एक और उन दिनों में थे, वो वहाँ की जयपुर के एक बड़े मंदिर की पुजारिन है, हेड है वहाँ की। उनकी बेटी को बहुत प्रॉब्लम हुई, वो भी वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट हुई और बहुत हम्म, हालत खराब थी उनकी। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया रेकी के लिए, उनको हमने रेकी दी। तो बच्ची भी 6-7 दिन में मतलब मिरेकुलस रूप से वो, उसकी हीलिंग से उसको आराम मिला, इम्प्रूवमेंट हुआ और वो बाहर आ गई। और भी जैसे हमने आपसे भी हुआ था, मामा जी का एक हुआ right, था वो, उनको दिया था, मम्मी जी को हम्म, भी दिया था। और हम्म, आपने कई लोगों को जिनको हमसे जोड़ा, उनको हमने हीलिंग दी, उनको काफी रिलैक्स मिला था उससे। right, एक हाँ, हैदराबाद के वहीं की साउथ की लेडी थी, उन्हीं दिनों में उनके गाल ब्लैडर में बहुत पेन हो रहा था। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, तो वो हॉस्पिटल जाना, बोलिए। हम्म, हाँ right, हाँ। कैन यू हियर मी सर? हाँ, हाँ आवाज आ रही मुझे है मेरी? सुनाई, हाँ ओके आवाज आ सर, रही है यार। चलिए। तो फिर उनको हमने हीलिंग दी, उनका गॉल ब्लैडर का प्लेन ठीक हुआ, पेन आराम मिला। उसके बाद महीने भर के बाद फिर उनके पेन हुआ। तो हम्म, फिर उन्होंने हमें हीलिंग के लिए कांटेक्ट किया, फिर हमने उनको हीलिंग दिया। फिर उनको ठीक हो गया, 3-4 महीने उनको पेन नहीं हुआ। 4 महीने बाद उन्होंने फिर कांटेक्ट किया हमसे, डॉक्टर ने कहा ऑपरेट करना पड़ेगा। तो फिर हमने उनको साइकिक सर्जरी के द्वारा, साइकिक सर्जरी होती है, साइकिक सर्जरी से हमने गाल ब्लैडर उनका रिप्लेस कर दिया, दूसरा गाल ब्लैडर चेंज कर दिया। ऐसा होता है, ब्रह्मांड से दूसरे अंग मंगाए जाते हैं और रिप्लेस कर दिए जा सकते हैं साइकिक सर्जरी द्वारा। तो वो हमने उसका साइकिक सर्जरी करके उनका गाल ब्लैडर चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया। उसके बाद 4-5 साल हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है वो। तो इस ये प्रकार की मिरेकुलस घटनाएं घटी। ये बिल्कुल नई चीज है, साइकिक हाँ सर्जरी। बिल्कुल नहीं है। हाँ साइकिक सर्जरी से हम उनको कर सकते हैं। ऐसा ही मम्मी जी के साथ भी हमने किया था। हम्म, उनके जो वे प्रॉब्लम थी नर्व के अंदर वो, हम्म, फिर हमने साइकिक ब्रह्मांड से नर्व मंगा के पूरी दूसरी चेंज करके उस तरह लगाया था, तो उनको काफी रिलैक्स मिला था उससे। ओके। तो इसमें लाइक ओशो का कोई टीचिंग है जो एनर्जी हीलिंग से रिलेटेड है, जो डायरेक्टली उस पे बात करता है? नहीं, ओशो के यहाँ रेकी के हीलिंग के चलते थे, हम्म, सेशंस चलते थे आश्रम में, एक ही चलती थी। हम्म, और मूल में तो कॉस्मिक एनर्जी है, रेकी right, यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी, पूरे हम्म, ब्रह्मांड में व्याप्त है। हम्म, और ये कॉस्मिक एनर्जी, इसका वेदों में भी उल्लेख है।
प्राण हम्म, चिकित्सा के रूप में। वेदों में इसके, ऋग्वेद में इसके मंत्र हैं। वो ये है कि आपके जो 10 उंगलियां हैं और ये हाथ हैं, ये बहुत ही डिवाइन है। और इसके द्वारा आप किसी को भी हील कर सकते हो, हीलिंग एनर्जी से भरपूर है ये। अच्छा, हम लाइफ में भी देखते हैं, कभी हम्म, हमारे हेडेक होता है तो ये दोनों हाथ हमारे सर पे ऐसे पहुंच जाते हैं, ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं, राइट, और राइट। थोड़ी देर में हम देखते हैं रिलीफ हो गया। कहीं हमारे हम्म, चोट लगती है तो सीधे सबसे पहले वहां हाथ पहुंचते हैं, हम्म, हाथों से हमको वहां नोइंगली अननोइंगली वहां हीलिंग एनर्जी पहुंच जाती है। हम्म, तो ये हमारे हाथों से ही ऊर्जा निकलती है, सारी एनर्जी हमारे हाथों से रेडिएट होती है। राइट। तो इसको पहले, ये तो वेदों में उल्लेख है और प्राण ऊर्जा की चलती थी। लेकिन अभी जो है रिसेंटली डॉक्टर मिकाओ उसी ने इसको सर्च किया, दोबारा इसको ढूंढा इसको जो। हम्म, वो एक क्रिश्चियन कॉलेज में प्रिंसिपल थे जापान में। और वो, तो उनके जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक दिन उनसे पूछा, बाइबल पढ़ाते हैं, बाइबल में आप विश्वास करते हैं, जीसस क्राइस्ट में विश्वास करते हैं? वो लोगों को हाथ से छू करके ठीक कर देते थे, चंगा कर देते थे, मुर्दों को जिंदा कर देते। क्या आप विश्वास करते हैं इसमें? बोले बिल्कुल करते हैं। करते थे वो। बोले आप करके दिखा सकते हैं इसको, जो प्रैक्टिकल? तो हम्म, उन्होंने कहा मैं तो नहीं करके दिखा सकता। तो उन्होंने फिर उनको ये बात इतनी अपील की कि उन्होंने वहां से रिजाइन दे दिया, उस हम्म, कॉलेज से। और वो इस हीलिंग एनर्जी की तलाश में निकल गए। उन्होंने हम्म, बहुत से आश्रम में गए, बहुत से कल्ट्स में गए, पता लगाया, कहीं उनको नहीं मिला। फिर वो इंडिया भी आए। फिर उन्हें तिब्बत में पता चला, कुछ लोटस सूत्रा के नाम से है, और वहाँ इस हीलिंग के सूत्र हैं, स्पर्श चिकित्सा के। तो फिर उन्होंने वो हम्म, वहाँ से लिटरेचर लिया, उसके सूत्र लिए लोटस सूत्रा के। फिर वो जापान वापस गए, और वहां जाकर के वो एक मास्टर से मिलते हैं, उनसे फिर बात करते हैं। उन्होंने कहा आप ऐसा करो, एक 21 दिन की आप साधना करिए इसी के हिसाब हम्म, से। तो ये पहाड़ पर चले गए, पहाड़ पे जाके इन्होंने 21 दिन तक इसकी साधना की उन सूत्रों के अनुसार। 20 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। 21वें दिन हम्म, उनको मॉर्निंग के टाइम पे ऐसा लगा, वो साधना में थे, कि उनके आज्ञा चक्र पर आकर के सूर्य की ओर से एक प्रकाश पुंज उनके आज्ञा चक्र में एंटर हुआ, और वो ट्रांस में चले गए। और बबलिंग के रूप में लाइट उनके हार्ट में और पूरे ब्रेन में और एक्टिवेट हुई। और उनको उसमें उनको वो जो नॉलेज है वो ट्रांसफर की गई ट्रांस में। उनको सिंबल्स दिए गए, बताया गया कि इस तरह से आप रेकी करोगे, ये एनर्जी को आप ट्रांसफर करोगे, लोग हील होंगे। वो उनको ज्ञान मिला। फिर वो पहाड़ से नीचे उतरे। नीचे उतरते हुए उनका पैर में ठोकर लगी और पैर में ब्लीडिंग होने लगा उनके अंगूठे से जो है। तो हम्म, उन्होंने सीधा वहां जाके अंगूठे को छुआ, टच करते ही उनका ब्लीडिंग बंद हो गया, और हम्म, उनको रिलैक्स हो गया उनको। उसके बाद उन्होंने जो है रेकी की हीलिंग शुरू करी, और लोगों को दिया, बहुत से पेशेंट्स को दिया। फिर उन्होंने अपने कुछ शिष्य बनाए आगे बढ़ाने के लिए रेकी को। हम्म, तो उनके 13 शिष्य उन्होंने दीक्षित किए थे। उनमें से एक शिष्य जो है, पूना आए थे वो। तो अच्छा। पूना आकर के उन्होंने आश्रम के कुछ 8-10 लोगों को रेकी की दीक्षा दी थी। उनमें से एक उमानंद जी भारती थे वो, जिनसे मैंने दीक्षा ली। तो हाँ, इस तरह ये सिलसिला आगे चला ये। हम्म। इसमें जो सबसे बड़ी लाइक दिक्कत आती है एनर्जी हीलिंग को समझाने में, लाइक अगर मैं किसी को रेफर कर रहा हूँ आपको, या कोई नया हम्म बंदा पहली बार रेकी हीलिंग या प्राणी हीलिंग के बारे में सुनता है, तो उसे लाइक विश्वास नहीं होता है कि भाई एनर्जी भेज के भी किसी को हील किया जा सकता है। भाई सामने डॉक्टर खड़ा हुआ है अपने स्टेथोस्कोप के साथ, दवाइयां पड़ी हुई, इंजेक्शन पड़े हुए हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एनर्जी हीलिंग से इतनी दूर से कोई बंदा रिमोट हीलिंग में कैसे हेल्प कर सकता है? हम्म तो इसको लाइक अगर मुझे समझाना हो किसी को, तो लाइक बेस्ट तरीका क्या है समझाने का? सही बेस्ट तरीका तो ये, ओनली ट्राई इट। इसको आप ट्राई कीजिए।
जैसे ही आप ट्राई करेंगे आपको थोड़ा सा मतलब विश्वास करने की जो आजकल तो WHO से भी मान्यता प्राप्त है। WHO तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म, किसी को ऐसे तो करते नहीं है वो। उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, सब किए, और उसके बाद उनको पता चला कि वास्तव में एक हीलिंग थेरेपी है और काम करती है। तो WHO से मान्यता प्राप्त है। आज से 200-400 साल पहले हम किसी से कहते हैं कि हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका से बात कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं करता। राइट। मोबाइल से बात कर सकते है ना, कोई भरोसा नहीं कर सकता था। आज हम जानते हैं कि हम वीडियो कॉलिंग से भी देख भी सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। पूरी टेक्निक उसके पीछे हम्म, सब कुछ है, एक पूरा प्रोसेस है। तो रेकी में भी यही है कि ये सब कुछ काम करते हैं, और इसका प्रैक्टिकल आपको करना होगा। उसके बिना आपको भरोसा नहीं आएगा। या तो एक सेशन लीजिए, तब आप हम्म, फील करिए क्या होता है। तो हम्म। बेस्ट तो ये, जो भी कहा जा सकता है, ओनली ट्राई इट। ट्राई करेंगे तो पता चलेगा आपको। ये एक तरह से ये भी है कि वो दवाइयां भी जो हैं जो डॉक्टर दे रहा है वो भी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एनर्जी ही है। वो भी एनर्जी का क्रिस्टलाइजेशन है। वो फिजिकल बॉडी पे काम करती हैं, मेडिसिन हम्म, जो फिजिकल हैं, और फिजिकल बॉडी में जाके फिजिकल बॉडी पे ही काम करती हैं। लेकिन ये हम्म। जो एनर्जी है ये आपके एस्ट्रल बॉडी पे काम करती है, प्राण ऊर्जा पे काम करती है। अगर राइट। प्राण ऊर्जा आपकी नहीं है, अगर आपकी प्राण ऊर्जा अगर आपके अंदर नहीं है, तो मेडिसिन भी अंदर जाएंगी तो प्राण ऊर्जा एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, पेशेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो बेसिक ये है कि अगर एक यंग आदमी है, उसको आप मेडिसिन देते हैं तो तेजी से उसके अंदर इफेक्ट होता है, वो रिसीव भी करता है, उसकी रिकवरी भी बहुत तेजी से होती है। एक 90 साल का आदमी है, उसकी प्राण ऊर्जा बहुत डाउन है ऑलरेडी, उसको भी आप सेम मेडिसिन देते हैं, उसकी रिकवरी उतनी तेजी से नहीं होती है। हम्म, हम्म। और दूसरी बात, ये रेकी जो है आपके कार्मिक पास्ट है उनको भी काटती है हीलिंग के द्वारा जो है। और आपको क्योर तेजी से होगा, आपकी क्योरिंग भी तेजी से होगी। हम तो होम्योपैथिक मेडिसिन भी ब्रह्मांड से मंगाते हैं। जब हम पेशेंट को हम क्योर करते हैं, हम मेडिसिन भी मंगाते हैं, लेजर गन्स भी मंगाते हैं। साइकिक सर्जरी में हम जब करते हैं, हम्म, लेजर गन मंगाते हैं, और इंजेक्शंस मंगाते हैं ऊपर से। कोई उसके लिए ब्रह्मांड से इंजेक्शंस भेजिए जो उसको हम लगाएं, उसको रिलैक्स मिले। ऑर्गन्स मंगाते हैं ब्रह्मांड से, किडनी हम्म, मंगाते हैं, गाल ब्लैडर मंगाते हैं। तो 100% की तो हम बात नहीं करते, लेकिन हम्म, जितने लोगों को फायदा होता है, साइकिक सर्जरी भी ये कर की जाती है, और ये भी वैलिड है, ये चलती है ये, हम्म, और हमारी टेस्टेड है। तो हम्म। रेकी से ये है कि पेशेंट की रिकवरी तेजी से होती है। आप मेडिसिन दे रहे हैं, उससे भी हो रहा है, लेकिन अगर राइट। रेकी साथ साथ ले तो बहुत तेजी से रिकवरी होना शुरू हो जाती है। अब ये एनर्जी कैसे वर्क करती है, क्या होता है, मैं मिस्टिक हूँ, मैं इसकी उसमें ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि रेकी मास्टर्स करते हैं, हम नहीं करते, हम सिर्फ मीडियम है। हम हम्म, सिर्फ छोटे से मीडियम है। हम रेकी मास्टर्स को इनवाइट करते हैं, रेकी गुरुओं को इनवाइट करते हैं, रेकी एनर्जी को इनवाइट करते हैं, और अपने हाथ रखते हैं उसके ऊपर जहां जहां हमको रेकी देनी है। बाकी हम अपना माइंड बीच में नहीं लगाते हैं। राइट। मास्टर करने वाले हैं, वो एनर्जी लेने वाला है। मास्टर को सब पता है, रेकी को सब पता है क्या करना है, कैसे करना है। वो सेल्फ गाइडेड एनर्जी है वो। तो हम्म, हमें अपने माइंड का उपयोग नहीं करना पड़ता, हम सिर्फ मीडियम है। और जब रिजल्ट्स आते हैं, आदमी क्योर होता है, तो जब भी कोई आदमी क्योर होता है, उसका जो श्रेय हम बिल्कुल नहीं लेते हैं। हम बिल्कुल नहीं कहते कि हमने उसको ट्रीट किया है, या हमने हम्म, उसको पेशेंट को ट्रीट कर दिया। हम्म। और कोई थैंक यू बोलता है, तो हम वो पूरा उसका थैंकफुलनेस, उसका ग्रेटिट्यूड हम सीधा मास्टर्स को ट्रांसफर करते हैं। 1% भी, 0.1% भी हम बीच में अपने पास नहीं रखते हैं वो। राइट। तो एक एक तो इससे ईगो नहीं डेवलप होता है, हम्म, हमारे कार्मिक पास्ट नहीं बनते हैं कि हमने किसी को हील कर दिया ना, हमने किसी को हील नहीं किया। मास्टर्स ने किया, वो जाने और वो जाने। राइट। तो इसमें हमारी लाइक, हाँ, सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं बनती है, हमारा टेंशन भी नहीं बनता है कि हमें किसी को हील करना है, हील होना राइट। ही चाहिए उसको। ऐसा राइट। कुछ ही नहीं, हम बिल्कुल निर्भर रहते हैं। चीजें होती हैं। ओके। होती हैं। करता कोई नहीं है। ओके। हाँ, तो इसमें लाइक
कैसे बोलें इसको कि फेथ होना जरूरी है तब हील होएगा, या पहले हीलिंग सेशन ले तब फेथ आएगा? नहीं, थोड़ा सा नहीं, जैसे हम आपको कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है, रिलैक्स होके सोना है। आप फेथ भी मत करिए और आप वो, लेकिन डाउट भी मत करिए, ट्राई राइट। कीजिए। आपको सिंपल शवासन में चुपचाप लेटना है। अपनी ब्रीथ को देखते रहिए, सांस को, या जो रेकी का म्यूजिक बज रहा है उसको चुपचाप सुनते रहिए। बाकी सब भूल जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, न डाउट करना है न ट्रस्ट करना है। तो वो रेकी का म्यूजिक सुनते सुनते और रेकी की एनर्जी उसमें प्रवेश करके उसको बिल्कुल हील कर देती है। जब वो बाद में उठता है, इतना रिलैक्स होके उठता है। वो उसके अलग अलग एक्सपीरियंस हैं। किसी को बहुत डीप रिलैक्सेशन में चला जाता है, रेकी सेशन के बाद भी वो घंटे 2 घंटे तक सोए रहते हैं, जागते ही नहीं है। वो 2 घंटे बाद आता है, कोई 1 घंटे बाद आता है। और बाद में उसको ये एक्सपीरियंस होता है, जो उसकी प्रॉब्लम थी, जैसे पेन है या हेडेक है या जो भी है, उसको उसमें रिलैक्स महसूस होता है, तो फिर उसको ट्रस्ट आ जाता है, उसको लगता है कि यस कुछ राइट। राइट, अपने आप डेवलप हो जाती है फेथ फिर। सो अपने आप फेथ बिगिनिंग डेवलप में, हो जाए। ना तो बिलीव करना है ना डाउट करना है, जस्ट बी न्यूट्रल। हाँ, जैसे आप किसी को कहते हैं, अब आप मतलब आप अपने किसी फ्रेंड को कहते हैं कि मुझे ट्रस्ट है, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, मुझे फायदा हुआ है, तो उस ब्याह पर भी थोड़ा बहुत बंदे को फेथ होता है कि जब ये कह रहे हैं इनको भी आराम मिला है, इनके पेशेंट्स को आराम मिला है, एक बार ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। तो आप 3 सेशन ले लो, अगर रिलैक्स मिलता है तो कंटिन्यू करो, और आपको लगता है कि मुझे नहीं कंटिन्यू करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो छोड़ो, फिर राइट। अपनी मेडिकल वगैरह वो आप करो। लेकिन ट्रायल के लिए 2-3 सेशन लिए जा सकते हैं। ओके। तो इसमें लाइक क्या रेकी हीलिंग सभी तरह के इलनेसेस में लाइक और हेल्थ इश्यूज में काम करेगी, या साइकोसोमेटिक में ज्यादा, या साइकोलॉजिकल इलनेस में ज्यादा हेल्प करती है, पैथोलॉजिकल या सर्जिकल इश्यूज में नहीं हेल्प कर पाती है, ऐसा कुछ है? यानी रेकी सब में हेल्प करती है, फिजिकल बॉडी को हेल्प करती है, मेंटल बॉडी, डिप्रेशन में तो जादू की तरह काम करती है हम्म। डिप्रेशन में। और फिजिकल हेल्थ में थोड़ा धीरे धीरे रिकवरी होती है, क्या फिजिकल बॉडी बीमारी आती भी धीरे धीरे है, जाती भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन फिजिकल बॉडी से ज्यादा मेंटल बॉडी बहुत तेजी से इम्प्रूव होती है। और स्पिरिचुअल हेल्प भी करती है, आपको गाइड करती है। तो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों बॉडी पे काम करती है। इसमें हमने कैंसर वाले पेशेंट्स को भी कुछ हील किया है। मतलब हम्म। जैसे एक देहरादून की लड़की थी, 10-11 साल की, उसको खेलते खेलते गिर गई थी वो। हम्म। तो उसकी पीठ का, डॉक्टर ने देखा उसमें कोई रीढ़ की हड्डी में कोई छोटा सा कोई बन गया था, उसके अंदर वो मांस का कोई बन गया था, थोड़ा सा गांठ सी छोटी सी। तो उन्होंने ऑपरेट किया, बाद में वो देखा उसमें, करा के टेस्ट, हो कैंसर की थी वो। फिर हम्म। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट लिया। तो उन्होंने दिल्ली में कीमो की, जैसे वो करते हैं कीमो में उसके चले बच्ची के, कीमो में उसको हम्म। इतनी परेशानी होती थी, उसके साइड इफेक्ट्स में खाना नहीं, नींद ना आना, जलन होना, ये होना। तो उन स्वामी जी ने मुझसे कांटेक्ट करके, उन्होंने रेकी भी साथ साथ ली, उन्होंने कीमो भी किया था, हमने रेकी भी ली। रेकी देने से ये फायदा होता था, उसको नींद नहीं आती थी, जो परेशानी होती थी, रेकी देते ही वो डीप रिलैक्सेशन में चली जाती थी। उसका जो साइड इफेक्ट्स थे वो बहुत कम हो जाते थे उसके। तो उस बच्ची को हमने 1 साल तक उन्होंने रेकी दिया, उन्होंने, हमने रेकी दिया और कीमो भी चली। 1 साल बाद वो बिल्कुल क्योर हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई वो। आज उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ऐसे ही एक लेडी के ब्रेस्ट कैंसर था, ब्रेस्ट हम्म। कैंसर था, तो बहुत गरीब लेडी थी वो। तो वो मेरे पास, गांव के लोग थे वो भी आए थे वो। तो अब उनको मैंने कहा कि चलो रेकी का, मैंने एक सेशन दिया, मैंने कहा 20 किलोमीटर दूर से डेली तो आ नहीं सकते, मेरे पास गांव के लोग थे वो। तो मैंने उसके हस्बैंड को बोला कि इसको फर्स्ट डिग्री हम दे देते हैं, फर्स्ट डिग्री की प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। मैंने उस लेडी को फर्स्ट डिग्री दे दिया। और मुझे इंट्यूशन मिला, मैंने उसका कहा तुम गौमूत्र डेली थोड़ा सा जो है, 20 ml 40 ml गौमूत्र आप डेली यूज करो सुबह। और सूर्य के सामने ऐसे हाथ उठा करके 5 मिनट 10 मिनट बैठो, और सूर्य की ऊर्जा लो और अपनी ब्रेस्ट पे रखो, ऐसे करके। ये मैंने 2-3 सिंपल प्रोसेस बताए उसको मैंने। तो उसने स्वामी जी 1 महीना करीब ये किया वो।
तो मैंने फर्स्ट डिग्री दे दी, और सूर्य से डायरेक्ट एनर्जी लो और ब्रेस्ट पे हाथ रखो। जब वो 1 महीने बाद जयपुर दिखाने के लिए गए, वापस चेक कराने के लिए, उन्होंने ऑपरेट के लिए बुलाया था, तो उन्होंने हम्म, देखा तो वो ग्लैंड वहां से गायब थी ही नहीं वहां पर। तो ये भी एक मिरेकल था एक तरह से, जो तो करते तो मास्टर्स ही हैं, कृपा सब उनकी से right. होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, हम अपना माइंड नहीं लगाते, ये मिस्ट्री। ओके। इसमें लाइक जैसे आपने बोला दीक्षा होती है रेकी की अलग से, जैसे एक संन्यास की दीक्षा होती है वैसे रेकी की दीक्षा होती है, उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट होती है रेकी हीलर बनने के लिए। बिल्कुल। तो लाइक उसके बारे में कुछ बताएंगे कि अगर किसी को रेकी हीलर बनना है तो क्या प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, टाइम क्या है ट्रेनिंग का, कितना टाइम है लाइक ट्रेनिंग में लगता है रेकी हीलर बनने के लिए, और कुछ लाइफ स्टाइल फॉलो करना पड़ता है उसके लिए कि भाई नॉन वेज नहीं खाना है या ड्रिंक नहीं करना है या ऐसा नहीं नहीं, कुछ। ऐसा कुछ नहीं। रेकी की सबसे अच्छी बात तो ये इसकी सिंपल। हम्म। आपकी योग्यता का कोई मूल्य नहीं, हम्म। क्योंकि ईगो ओरिएंटेड नहीं है। अब किसी को कोई ये समझे कि मुझे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं तो मैं ज्यादा अच्छी रेकी सीख जाऊंगा, कोई कम पढ़ा लिखा है तो मैं कम सीख पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये हम्म। गॉड गिफ्ट है एक तरह की, ये रेकी आपको गिफ्ट की जा रही है। हम्म। तो थोड़ा बहुत तो जो होते हैं आउटलाइंस वगैरह वो बताते हैं वो, लेकिन मूल में दीक्षा है, आपके अंदर रेकी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। चार्ज कर दिया आपको रेकी से, वो मास्टर सीख करते हैं। हम तो हम्म। सिर्फ निमित्त मात्र होते हैं। प्रोसेस है रेकी का छोटा सा, वो हम फॉलो करते हैं। उसको चेयर पे बिठा के उसको रेकी से उसके चक्रों पे वगैरह पे पूरा रेकी से उसको चार्ज करके, और हम उसको फर्स्ट डिग्री देते हैं। फर्स्ट डिग्री के 3 सेशन हम देते हैं, और वो करीब करीब 1 1 घंटे के सेशन होते हैं, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट का। उसको हम रेकी के चार्जिंग के सेशन देते हैं। फर्स्ट डिग्री कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट डिग्री कंप्लीट करने के बाद हम उनको बताते हैं आपको कैसे कैसे अपने सेल्फ रेकी देनी है। आप चाहो तो 21 दिन तक अपने को सेल्फ रेकी करो, आप अपने चक्रों को चार्ज करो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद हम उसको सेकंड डिग्री देते हैं। सेकंड डिग्री में उसको 3 सिंबल देते हैं। एक होता है पावर सिंबल। पावर सिंबल हम्म। जो फिजिकल वर्ल्ड पे काम करता है, जो भी फिजिकल बॉडी है, वस्तुएं हैं, मकान है, फिजिक्स है पूरी, उस पे काम करता है वो फिजिकल सिंबल जो है। फिजिकल सिंबल प्योरीफाई करता है आपके रूम को, कार को, जो भी आपकी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनको प्योरीफाई करेगा, बॉडी को प्योरीफाई करेगा और चार्ज करेगा फिर हम्म। वापस। और उसके बाद उसको सील करने का काम आता है। फिजिकल बॉडी को प्योरीफाई करो, चार्ज करो और सील करो, उसके लिए फिजिकल सिंबल काम आता है। सेकंड हम्म। सिंबल होता है मेंटल। वो सिंबल जो है, जो मानसिक जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हम्म। सूक्ष्म है अंदर, वहां से उन चीजों को हील करता है। हील करता है, बैलेंस करता है उसको, जो वहां पर जो जो इम्बेलेंस है, चक्रा इम्बेलेंस है, आपकी बॉडी में कोई चीज इम्बेलेंस है, उसको वो बैलेंस करता है। और थर्ड सिंबल हम देते हैं, दुनिया में कहीं पर भी बैठा हुआ कोई आदमी है, उस सिंबल को देते ही आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम जब उसको रेकी देते हैं तो रेकी उसको पहुंचती है, उसकी हीलिंग होती है उसमें, थर्ड सिंबल देने के बाद। हम्म। तो किसी को भी दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ आदमी हो, उसको हम दे सकते हैं कनेक्ट होने के बाद। तो ये प्रोसेस होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री में एक ही सिंबल होता है। उसके बाद आप दूसरों को भी दीक्षा दे सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपना सेंटर खोल के मास्टर भी राइट। आप ले सकते हैं। इसमें लाइक कोई अंतर पड़ता है कि आप डायरेक्ट किसी को हील कर रहे हो या रिमोट हील कर रहे हो, जैसे शायद आप जोधपुर में हैं, तो आप जोधपुर में आपके पास कोई आया बंदा हील होने, वो ज्यादा लाइक जल्दी है हील हो जाएगा बजाय उस बंदे के जो अमेरिका में बैठा हो। नहीं, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। डिस्टेंस रेकी में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम्म। गुरलीन भी हमसे जुड़ी हुई है और उतनी ही हम्म। लाइव जुड़ी हुई है। तो इसमें हम्म। कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। वो एनर्जी ऐसा है कि बीम एनर्जी है। हम रेकी जैसे ही कनेक्ट होकर हम भेजते हैं, वो आदमी हमारे सामने लाइव आ जाता है। हम्म। उसको हम किसी पिल्लो पे हम उसका नाम लिख देते हैं या उसका फोटो रख देते हैं पिल्लो पे, फिर उससे हम सिंबल दे के कनेक्ट हो जाते हैं।
फिर हम सीधा देखते हैं ये आदमी, यहाँ इसका सर है, यहाँ उसका धड़ है, यहाँ उसका पैर है। अब हम उसके हेड पे हाथ रखेंगे तो वहां उसके हेड पे एनर्जी जाएगी, या जहां उसके प्रॉब्लम है वहां उसको हम अपना हाथ रखेंगे तो हाथ की एनर्जी वहां से उसको हील होना शुरू हो जाएगा। तो इतना ज्यादा नहीं है, सामने है तो भी ठीक है, और नहीं है हम्म। तो डिस्टेंस द्वारा भी हम उसको हील कर सकते आपने एक चीज बोली, कार्मिक पाथ को क्लियर करने का, शायद हैं। ऐसा कुछ बोला था। किसी के हाँ। कार्मिक पाथ को क्लियर कर सकते हैं रेकी हीलिंग से, इसके बारे में कुछ बताएंगे? कार्मिक पास्ट के लिए भी कुछ सिंबल्स होते हैं, हम्म। वो करुणा रेखी के सिंबल हैं, वो दिए जाते हैं। उसमें क्या है उसके, अब जैसे इसका सिंबल जो डिस्टेंस वाला है, वो डिस्टेंस वाला सिंबल उसके पिछले जन्मों तक जाता है। और एक हम्म। सिंबल है जो पिछले जन्मों के भी कर्म बंधनों को काटता है, वो करुणा हम्म। रेखी का सिंबल है, साईं बाबा का दिया हुआ है। वो सिंबल उसको पिछले जन्मों से भी उसकी जो बैड मेमोरीज हैं, या जो अचेतन में अनकॉन्शियस में कोई ब्लॉकेज हैं, उसको भी वहां से हील कर देता है। तो जब हम उसके फिजिकल बॉडी को हमने टच किया, हील किया, फिर हमने उसकी मेंटल बॉडी में गए, और उसके बाद उसका जो थर्ड सिंबल है वो और पीछे तक जाता है, उसके कार्मिक पास्ट को भी वहां से हील कर देता है। कोई पिछले जन्म में कोई प्रॉब्लम आ रही है जो इस जन्म में परेशान कर रही है, तो वो भी सिंबल ऐसे हैं जो उनको क्लीनिंग कर देते हैं, आदमी रिलैक्स हो जाता है उसमें। मान लेते हैं कोई कोई है इंसान, उसको लगता है कि उसके और उसके पेरेंट्स के बीच का रिलेशनशिप बहुत ही लाइक डिफिकल्ट है, और कुछ हम्म। पास्ट लाइफ कर्मा है, तो हम्म। लाइक उसको हीलिंग मिल सकती है या उसके पेरेंट्स को हीलिंग मिल सकती है इसके थ्रू? मिलती है उनके जो रिलेशनशिप है, उसके अंदर जो संघर्ष है, जो प्रॉब्लम है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनके लिए भी सिंबल होता है। उन सिंबल से उनके बीच में उनकी एनर्जी को जो है आपस में मिक्स करके उनको हील किया जा सकता है, उनको बैलेंस किया जा सकता है, उनकी हाँ, रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए, ऐसे हैं सिंबल्स। बढ़िया। अ, इसमें लाइक आप काउंसलर है इसमें रेकी हीलिंग, गुरलीन, यू वांट टू आस्क समथिंग मोर इन द रेकी हीलिंग पार्ट, और वी कैन मूव टू द काउंसलिंग? No, if Kabir sir wants to add anything else, he can go for it. आप रेकी हीलिंग से रिलेटेड और कुछ अगर हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, या? नहीं, रेकी के बारे में सारा कुछ यही है। मुझे तो हम्म। बहुत मजा आया रेकी सीखने के बाद, ओशो ने मुझे गिफ्ट की है। उसके बाद मैं हम्म। 20 22 24 साल से मैं रेकी कर रहा हूँ, लेकिन मैं बड़े पैमाने पर नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ काउंसलिंग की बात है, काउंसलिंग में तो जब हम जिससे कनेक्ट होते हैं, हमको इंट्यूशन मिलता है हम उससे क्या बात कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम क्या है। और ओशो की कृपा है, हम तो अपने आप को छोड़ देते हैं, ओशो को कहते हैं भैया आप इनको काउंसलिंग कर दो, इनकी आप जो कहना है इनसे कह दो। और जो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस है, हम भी डिप्रेशन में गए, हम डिप्रेशन से बाहर कैसे आए, लोगों को डिप्रेशन से बाहर कैसे लाए, ये मास्टर एनर्जी अपने आप काम करती है, हम अपने ऊपर नहीं लेते हैं इसको। तो हम्म। इतना ओशो को पढ़ा है, सुना है, ओशो के साथ में रहे हैं, और इतने लोगों का हीलिंग हुआ है, तो जब हम जिससे कनेक्ट होते हैं, ऑटोमेटिक अंदर से काउंसलिंग उस व्यक्ति के अनुसार ही निकलती है, और वो आदमी को लगता है कि मैं हील हो गया, मैं, वो सुलझ जाता है, वो आदमी, उसके ब्लॉकेज भी सुलझ जाते हैं, और उसको मेंटली भी वो रिलैक्स महसूस करता है। क्या मोस्टली कॉमन ही है सब चीजें, आदमी हम्म। इम्बेलेंस होता है रिलेशनशिप के कारण होता है, या नेगेटिविटी पे ज्यादा फोकस करता है, इस कारण से होता है। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉब्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्रस्ट नहीं होता है आदमी को। तो इन चीजों के लिए उसको हम फेथ उसके अंदर करते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी के लिए हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। और जो हमको इंट्यूशन मिलता है वैसे ही काउंसलिंग होती चली जाती है। पर्टिकुलर हर आदमी के साथ अलग होता है, हम पहले से नहीं सोचते हैं कि इसको हम क्या कहेंगे, हम कोई प्री प्लान बना करके हमको इस पे काउंसलिंग नहीं करते हैं। Right. स्पॉन्टेनियस जो होता चला जाता है, होता चला जाता कोई स्पेसिफिक फील्ड है आपकी लाइक जिसमें काउंसलिंग करना आपको ज्यादा पसंद है, कि रिलेशनशिप काउंसलिंग ज्यादा अच्छी है, हेल्थ काउंसलिंग ज्यादा अच्छी है, या फिर यू आर ओपन फॉर एवरीथिंग? है। एवरीथिंग, अस्तित्व हम्म। जैसा पेशेंट भेजता है, जैसी प्रॉब्लम भेजता है, हमारे अंदर से इंट्यूशन मिलता है, हम वैसे ही काउंसलिंग हीलिंग करते जाते हैं, कोई प्री प्लानिंग नहीं है।
अभी आपने जैसे रेकी हीलिंग के कुछ लाइक एग्जांपल्स बताए, काउंसलिंग की फील्ड में लाइक जब आपने काउंसलिंग करी, ऐसा कोई एग्जांपल शेयर कर सकते हैं जहाँ पे आपके क्लाइंट्स को कुछ ऐसी हेल्प मिल गई जो शायद आपने भी नहीं सोची हो कि इतनी हेल्प हो जाएगी? वो स्वामी जी मेरे ज्यादातर तो रेकी वाले ही लोग हैं वो। और जहां हम्म। तक काउंसलिंग का है, जो निकट के लोग होते हैं जिनको ट्रस्ट नहीं है, जो हमें जानते हैं, उनको भी हम काउंसलिंग करते हैं, लेकिन उनको भरोसा नहीं आता। जो रात दिन जानते हैं ना, वो एक तरह से टच में होते हैं। लेकिन जो दूर के लोग हैं काउंसलिंग लेते हैं, तो रिसेप्टिव भी होना बहुत जरूरी है काउंसलिंग के लिए। अगर आप बहुत रिजिड हैं, आप बिल्कुल ये मान रहे हैं मैं तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता, मैं तो मुझे कोई ठीक कर ही नहीं सकता, मैं तो इस ट्रैक में ही रहूंगा, मुझे तो सुसाइडल ही होना है, मुझे हम्म। दुनिया में जीना ही नहीं है, फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन हम्म। आपको भी कॉपरेट करना पड़ेगा। कोई आदमी गड्ढे में गिर गया है, हम उसको हाथ दे रहे हैं, हमारा हाथ पकड़ो, हम आपको बाहर निकाल लेंगे काउंसलिंग हम्म। से, बातचीत से। वैसे थोड़ा सा फॉलो करो, पूरा फॉलो करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा फॉलो करवाओ। आपको 10% रिलैक्स मिलेगा, 20% मिलेगा। लेकिन मैं आपको हाथ दे रहा हूँ और आप मेरा हाथ पकड़ ही नहीं रहे हैं गड्ढे में, मुझे तो निकलना ही नहीं है बाहर, फिर तो परमात्मा ही निकालेगा। हाँ हाँ। आपने बोला ये जो डायरेक्ट टच में है वो ज्यादा रिसेप्टिव नहीं होते, ऐसा मैं मुझे समझ में आया। कई बार फ्रेंड सर्किल के लोग होते हैं, हम्म। उनको क्यों लगता है लाइक, कि हाँ मुझे लगता है उनको तो ज्यादा ट्रस्ट होना चाहिए, वो आपसे रेगुलर कांटेक्ट में है बजाय कोई नए बंदे के। नहीं, मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि नए बंदे जो वो ज्यादा मतलब उसमें जैसे आप क्यों कहते हैं कि वहाँ इंडिया में एक रेकी मास्टर हैं, तो उनको हम्म। इंडिया से रेकी मास्टर हैं, तो उनके अंदर पहले से ही अंदर कुछ लगता है उनको कि इंडियन है, मास्टर हैं, तो वो जरूर कुछ हम्म। होंगे वो। फिर हम्म। उनसे आप बात करो, आप उनको लेने, तो उनको ट्रस्ट भी पैदा होता है, वो थक गए होते हैं कर करके हम्म। बीमारियों में ट्रीटमेंट, हम्म। एक ट्रस्ट पैदा होता है। और जो लोग दिन रात हमारे साथ रहते हैं, उनको भी हम करते हैं, फायदा उनको भी होता है, लेकिन उनको पता नहीं क्या अंदर से कोई एक ईगो होता है, या कोई जेलिसी होती है थोड़ी सी उनके अंदर भी। ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। वही लाइक तो घर उनको का उतना, जोगी जोगड़ा, जी, राइट? वो कहावत है ना, घर कैसे, का जोगी जोगड़ा, आन गांव का राइट सिर। राइट, बिल्कुल सही है, आपने पकड़ा, वही होता है। तो उनको उतना ट्रस्ट नहीं होता है, तो कर भी देते हैं तो वो उतना भरोसा नहीं करते हैं। और उनको नहीं लगता है कि दूसरों को होता है। जब उन्हें पता हम्म। चला, दूर दूर से लोगों के जब वो आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, उनको पता चलता है, कह रहे कोई आदमी इतनी दूर से आया है रेकी कराने के लिए, कोई वहां से आया है, हम तो पास में ही रहते हैं, उनको भरोसा नहीं आता। तो ये वही। घर का जोगी जोगना वाली चलती है वो। हाँ वही जो जीसस का कोटेशन है ना एक, लाइक बाइबल में, ए प्रोफेट इज नेवर वर्शिप्ड इन हिज ओन विलेज। हाँ, अपने अपने गांव ही में काम पे। किसी। तो ये बिल्कुल है ये। उन्हें कोई राइट। और हील करेगा, जहां उनको भरोसा होगा उनको कोई और हील करेगा। तो अपने पास जो परमात्मा भेजता है जिसको हीलिंग के लिए, हम जिनको कर रहे हैं, हमारे द्वारा ही बिल्कुल तय है, हमारे द्वारा कौन हील होगा, कौन नहीं होगा, कौन किससे हील होगा, ये सब बहुत मिस्ट्री है, रहस्य है ये। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, हम टेंशन बिल्कुल नहीं लेते। किसी को हील करने आए हैं कि नहीं करना है, कोई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने परसेंट हील हो रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं है। हम मास्टर्स को इनवाइट करते हैं और उनको सौंप देते हैं, आप हील करिए। राइट। और इसीलिए उसका हम श्रेय भी हम बिल्कुल नहीं लेते हैं, ठीक करने का, हील करने का। आप ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं मास्टर्स, लाइक अगर मैं पूछूं ये रेकी मास्टर्स कौन? रेकी में डॉक्टर मिकाओ सही हैं, लॉर्ड बुद्धा हैं, बुद्धा से अच्छा। ही भी रेकी है, रिलेटेड है। एंशियंट हमारे जो वैदिक ऋषि हैं, जहाँ से चली है रेकी, हम्म। जीसस क्राइस्ट हैं। ओके। आप आप बुद्ध को इनवाइट कर सकते हैं, जीसस क्राइस्ट को, मदर मेरी को इनवाइट कर सकते हैं। मैं ब्रह्मांड के सभी रेकी मास्टर्स को इनवाइट करता हूँ मेरा इस सेशन में, मेरी हेल्प करें, मुझे गाइड करें, मुझे प्रोटेक्ट करें, ऐसे हम प्रे करते हैं। ओके तो और जिस पे आपका फेथ है। हम्म।
मैं भी इस लाइक काउंसलिंग की फील्ड में लगभग 10 साल से हूँ। थोड़ी बहुत काउंसलिंग मैंने भी करी है और मुझे ये लगा लाइक पिछले इतने सालों में कि रिलेशनशिप इश्यूज कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं इन लोगों के। ओके, तो लाइक जैसा मैं समझता हूँ आपके पास भी रिलेशनशिप इश्यूज के बहुत सारे केसेस आते होंगे। तो बहुत आते हैं। रिलेशनशिप, मैरिज और कंपेनियनशिप के भी बारे में आपके क्या विचार हैं? आप कैसे काउंसलिंग करते हो? कोई स्पेसिफिक केस जो आप शेयर कर सकते हो रिलेशनशिप के फील्ड में जब आपने काउंसलिंग करी और किसी को हेल्प मिली? रिलेशनशिप में समी मैंने ये देखा है कि मोस्टली जो जैसे जोड़ों का जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हम्म। कपल्स की जो प्रॉब्लम होती है, फैमिली में जो प्रॉब्लम्स होती है, मोस्टली जो ईगो ओरिएंटेड होता है, दोनों के ईगो होते हैं और वो सरेंडर नहीं है, उनमें ट्रस्ट नहीं है, सरेंडर नहीं है, कभी कोई और अदर रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, कभी ये है, तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लेकिन वो लोग भी तिल का ताड़ बना लेते हैं। अगर रिलेशनशिप में डाउट आ जाता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती राइट। है। एक्चुअली प्रॉब्लम होती नहीं है वहां पर, इतनी इतनी होती नहीं, लेकिन वो तिल का ताड़ बना लेते हैं और उसका बड़ा गुब्बारा फुला के बना लेते हैं। छोटी छोटी चीज पे डाउट करते हैं, मन में ही अपने जाल बुनते रहते हैं। अभी वो मेरा फोन नहीं उठाया, कहाँ बिजी होगा, क्या कर रहा होगा, ये है वो है, हजार तरह के डाउट्स क्रिएट करते हैं और घर पे आते ही फिर वो विस्फोट कर देते हैं। तो हम्म। पहली बात तो जितनी प्रॉब्लम है, डाउट को उतना ही रखिए जितना वो है, उसको एनलार्ज मत करिए। रियलिटी पे आप जाइए, रियल को फेस करिए, एनलार्ज मत करिए चीजों को। वो फिर आपके जो मेंटल आप एनलार्ज कर लेते हैं ना, वो ज्यादा दूरियां क्रिएट करता है। तो पहला तो ट्रस्ट करिए, ज्यादा ज्यादा ट्रस्ट करिए। जो एनलार्ज मत करिए चीजों को, जो आपने नहीं देखा है उसको जाल मत बुनिए उसके। छोटी सी चीज को जितना है उतना ही रखिए। और बाकी तो बहुत सी चीजें हैं, आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं और काफी दिक्कतें आती हैं ट्रस्ट में। हम्म। मैं यही कहता हूँ, जितनी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को उतना ही देखिए, एनलार्ज मत करिए। क्यों, उसका तो सॉल्यूशन निकल जाएगा, प्रॉब्लम का, छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको एनलार्ज कर लिया अपने माइंड में और फिर आप अंदर तूफान पैदा कर रहे हैं और फिर सामने वाले के ऊपर आप फेंक रहे हैं पूरा पूरा नेगेटिविटी हो, फिर प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो थोड़ा सा ट्रस्ट भी रखें अपने जो देवी देवता हैं। जैसा कोई लेडी है, चलो तुम्हारा कोई तो होगा ना, तुम किसी को तो मानते हो ना, हनुमान जी को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, शिव को मानते हो, तो अपनी जो प्रॉब्लम है वो लॉर्ड शिवा को ट्रांसफर कर दो, क्या आप संभालिए। वरना आप तो हम्म। एनलार्ज करते करते पागल हो जाएंगे आप। तो अपने अंदर एक पॉजिटिव सेंटर क्रिएट करिए, भगवान शिव का, माता का, या जिसको भी आप मानते हैं कि देवी माँ मेरा सब ठीक कर देंगी, देवी माँ सब हील कर देंगी, देवी माँ इनको संभाल लेंगी, मेरी रिलेशनशिप को संभाल लेंगी। तो अगर ये आप अपने पॉजिटिव सेंटर क्रिएट करेंगे, उसको हैंड ओवर कर देंगे अपनी प्रॉब्लम, तो काफी रिलैक्स हो जाएंगे आप। अपने माइंड से आप सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। या तो हार्ट को ट्रस्ट रखिए, और या हम्म। अपना जो इष्ट है, आपके जो भी इष्ट देवता है, उस इष्ट को अपनी प्रॉब्लम उस पर ट्रस्ट करिए, इष्ट पर, और वो आपकी प्रॉब्लम को धीरे धीरे हील कर देंगे। तो मोस्टली प्रॉब्लम इतनी होती नहीं है, होती इतनी सी है, बूंद भर है। हम उसको जो है ना स्विमिंग पूल जैसा इतना बड़ा बना लेते हैं, सोच सोच करके, अपने मन में एनलार्ज कर करके। तो इसका बेस्ट यही है कि आप अपने हीलिंग करिए और अपने इष्ट देव पर भरोसा रखिए, माँ को हैंड ओवर करिए, और जितनी हम्म। प्रॉब्लम है उसको उतना ही देखिए, ज्यादा मत करिए उसको आप, अननेसेसरीली डाउट मत करिए, तो हो जाती, हीलिंग हो जाती है। इसमें दोनों का कोऑपरेशन जरूरी होगा मेरे हिसाब से, लाइक रिलेशनशिप बिल मैटर में। लाइक मान लीजिए दोनों, हस्बैंड कर रहा है, वाइफ नहीं कर रही है, और वाइफ कर रही है, हस्बैंड नहीं कर रहा है। अब क्या, अब सिचुएशन मेरे हिसाब से गड़बड़ हो सकती है। हाँ वो यूं है ना, दोनों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। आपको अपना रिलेशनशिप बचाना है तो दोनों हम्म। को बचाना पड़ेगा, ऐसे करके बचाना पड़ेगा। हम्म। आपको भी अपनी रिलेशनशिप को बचाना पड़ेगा, वाइफ को भी
हस्बैंड को भी अपनी रिलेशनशिप को बचाना पड़ेगा। राइट। अगर दोनों कोऑपरेट नहीं करेंगे, राइट। हाँ, प्लीज कंप्लीट, आप कर रहे इसमें रेकी से मैंने देखा है बहुत फर्क पड़ता है। हैं। जो राइट। जैसे मन टर्मोइल है माइंड के अंदर, जो है डाउट्स है, हार्ट चक्रा डिसबैलेंस है, माइंड डिसबैलेंस है, तो जब उसको हम रेकी का सेशन देते हैं तो काफी मतलब जो है वो हो जाता है, बैलेंस होके उठता है, शांत होके उठता है। तो ना टर्मोइल कम होता है, हार्ट भी थोड़ा बैलेंस हो जाता है, मणिपुर चक्रा थोड़ा बैलेंस हो जाता है। काफी रेकी भी हेल्प करती है रिलेशनशिप को हील करने में। ओके, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने ये ऐड इसलिए करा कि जैसे मैंने बताया कि 10 साल हो गए मुझे भी एज एन एस्ट्रोलॉजर। तो रिलेशनशिप कंसल्टेशंस शायद मैंने बहुत सारी दी होंगी, आज तक सिर्फ 3 या 4 बार हुआ है कि हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड संग में बैठे थे कॉल पे। नहीं तो एक बंदा बैठता है, या तो बॉयफ्रेंड हाँ। बैठा है या गर्लफ्रेंड बैठी है, या फिर हस्बैंड बैठा है या वाइफ बैठी है। हम्म। एक में मुझे ये लगता है एक बंदे के करने से कुछ नहीं होने वाला, दोनों को नहीं, कुछ नहीं कोऑपरेट होगा, करना पड़ा। दोनों को कॉपरेट। रिलेशनशिप बहुत कीमती है, आपका रिश्ता बहुत कीमती है, बहुत डिवाइन है, और दोनों को आपको बचाना पड़ेगा ऐसे करके, जैसे हम्म। दिए को बचाते हैं ना हवा हम्म। से, ऐसे ऐसे हम्म। बचाना पड़ेगा आप दोनों को, और इसमें दोनों को बहुत कॉपरेट करना। राइट, बहुत बार ऐसा होता है लाइक हस्बैंड बोल देता है कि मुझे काउंसलिंग की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें है। और बहुत बार ऐसा वही होता तो, है वाइफ बोल देती है मुझे काउंसलिंग की जरूरत नहीं, तुम्हें है। तो अब ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ नहीं किया जा सकता। हम्म। ऐसी सिचुएशन फिर आपकी एस्ट्रोलॉजी जैसे उसमें ग्रह वगैरह हैं, कोई स्टोन्स वगैरह उनको पहनाइए, उनका माइंड मतलब थोड़ा शांत हो। किसी का हम्म। चंद्रमा बैलेंस करना है तो उसको आप मोती वगैरह जैसे पहनाते हैं, वो पहनाना है, या वो स्टोन्स उसके जो कुंडली हम्म। के हिसाब से आप पहनाते हैं, उससे रिलैक्स मिल सकता है। हम्म। इसमें लाइक मैं हमेशा एक ही बात हमेशा बोलता हूँ अपनी क्लासेस में भी कि रिलेशनशिप और ईगो एक साथ नहीं रह सकते। ओके। नहीं नहीं सर, या तो आप ईगो को साइड में रख दो या रिलेशनशिप को साइड में रख दो, दो में से एक ही रहेगा। ओके। बिल्कुल। जो ओशो की कहानी है वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। वो जो लवर जाता है, दरवाजा खटखटाता है, बोलता है मैं हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। सही है। तक आय है, ईगो है, मैं है, तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। बिल्कुल नहीं खुलेगा। राइट। ट्रस्ट बहुत जरूरी है, हम्म। सभी रिश्तों में ट्रस्ट जरूरी है। हार्ट ओरिएंटेड बनिए, माइंड तो आपके सारे रिलेशनशिप को नष्ट करके ही छोड़ेगा। माइंड का काम ही डिस्ट्रक्शन करना है। राइट। अगर आप दिल से जुड़े हुए हैं तो आप कभी नहीं चाहेंगे। मुझे एक वो याद आता है, कहीं ओशन बताया था, एक जनजाति है कोई आदिवासी जाति, तो हम्म। उसके अंदर जब कोई दो तलाक लेते हैं, संबंध विच्छेद करना है लड़के लड़की के पति पत्नी का, तो उसमें वो ये करते हैं कि एक आदमी ऊपर चढ़ता है पेड़ के ऊपर, और पेड़ से फूल तोड़ करके नीचे फेंकता है। तो जैसे उसने 7 फूल ऊपर से तोड़ के नीचे फेंके, एक नीचे खड़ा रहता है, वाइफ नीचे खड़ी हुई है, हस्बैंड ऊपर चढ़ेगा, या वाइफ ऊपर है तो हस्बैंड नीचे खड़ा है। तो 7 फूल ऊपर से फेंकते हैं एक एक करके, और 7 फूलों में से अगर सातों फूल धरती पे गिर जाते हैं तो उनका तलाक हो जाता है, और एक भी फूल अगर वो कैच हो जाता है तो उनका तलाक नहीं करते हो। इसका मतलब कि बहुत डीप है, इसका मतलब ये जरा सा भी कोई कम्युनिकेशन उनके अंदर बीच में बाकी है तो वो हम्म। फूल को कैच करेगा, वो इस तरह से फूल फेंकेगा उसके हाथों में ही पहुंचे। तो मतलब राइट। जरा सा भी कोई हार्ट में कहीं कोई धागा जुड़ा हुआ है तो वो हम्म। फूल कैच कर लेगा वो। हम्म। तो ऐसी चीजें अगर जरा सा भी आपके अंदर कहीं पर दिल के अंदर कोई वो अटैचमेंट है, उसको आप बढ़ाइए, हम्म। डाउट्स को डाउन करिए, और जहां आपके विचार मिलते हैं दोनों के, जहां आपके कॉमन है, उन पर आप फोकस करिए। हम्म। जिस पर आपके फ्रैक्शंस हैं उनकी बात ही मत करिए। आपके राइट। विचार नहीं मिलते, भाव नहीं, उनको छोड़ो। आप मिलते किस में हो? आपको मूवी देखना है कि दोनों को पसंद है, मूवी देखने जाइए। हम्म। आपको खाना खाने जाना पसंद है किसी होटल में, साथ साथ वहां जाइए। हम्म। किसी मंदिर में आपको दोनों को साथ साथ जाना पसंद है, मंदिर के दर्शन करने जाइए। तो जिन बातों पे आप सहमत हैं उन बातों को आप जरूर दोहराइए।
और जिन बातों पे आपके विचार नहीं मिलते हैं, पसंद नहीं है, उन बातों को नेग्लेक्ट करिए, उन बातों को छोड़िए। तो पॉजिटिविटी के साथ आप चलिए। जहां जहां आपकी बातें मिलती हैं, विचार मिलते हैं, भाव मिलते हैं, उनको आप ज्यादा लाइफ में जियो, उसको आप उन पर ज्यादा फोकस करो। तो ये भी राइट। एक रिलेशनशिप। कई बार झगड़ा होता है, सास बहू के नहीं बनती है घरों में। सास बहू में झगड़े होते हैं, हस्बैंड बीच में फंस जाता है, इसकी मानूं उसकी मानूं, ये करूं वो करूं। तो इसके लिए भी यही है। हम्म। मैं ये भी जो लाइक आपका भी लाइक ओपिनियन जानना चाहूंगा। मैं ये बोलता हूँ नॉर्मली लाइक क्लासेस में या फिर कंसल्टेशन में कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप को बचाने के लिए। बिल्कुल कम्युनिकेशन ऑक्सीजन की तरह वर्क करती है। कम्युनिकेशन खत्म हो गई हस्बैंड वाइफ में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, अब वो रिलेशनशिप नहीं बच सकती। ओके। नहीं बचेगी। कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि बात करना बंद हो गया। ओके। अब बात करना बंद हो गया। किसी भी सिचुएशन में एटलीस्ट कम्युनिकेशन जारी रखो। ओके। बिल्कुल सही है। और दूसरी बात यह है कि कैसे भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, मनस्थिति हो, हम्म। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि परिस्थिति सदा एक जैसी नहीं रहती, न मनस्थिति रहती है। हम्म। आप 24 घंटे नफरत में नहीं रह सकते, क्रोध में राइट। नहीं रह सकते, रह ही नहीं सकते। अभी आपका सुबह मूड खराब है, आप हस्बैंड लड़के गए हैं किसी बात पे, वो वहां जाके भूल गया, आप भी थोड़ी देर भूल ही जाओगे, भूलना पड़ेगा आपको। तो हम्म। सुबह की बातों को शाम को मत लाइए अपने बीच में, कल की बात को आज मत लाइए। कल आपका झगड़ा हुआ था किसी बात पे, फॉरगेट, लेट गो। राइट। आज का दिन क्यों खराब किया जाए, कल की बात पे आज का दिन क्यों खराब किया जाए। आज तुरंत चेंज करो, मूड को चेंज करो। परिस्थिति बदल गई, मनस्थिति बदल गई। कल, मैं लाइक सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ बोलिए बोलिए। वही लाइक एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ। आपने गजनी मूवी देखी है? ना, नहीं देखना। उसमें एक बीमारी है, उसका नाम है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ओके। रिलेशनशिप बचाने के लिए ये बहुत अच्छी बीमारी है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। डिलीट करो, राइट। कल को डिलीट करो, ये जो भी और हुआ पास्ट लाइक की भूल जाओ। भूल जाओ, कल की बात हम्म। भूल जाओ। कल किसी ने गाली दी थी, कल किसी ने झगड़ा किया था, कल किसी ने मेरा अपमान किया था, अरे कट, आज बात करो। कल की बात को आज लाने में कोई फायदा नहीं है। अपने राइट। वर्तमान को क्यों खराब करना। राइट। चलो राइट। आज चलते हैं, पार्टी करके आते हैं, कल की बात सॉरी। और एक सॉरी और थैंक यू, ये दो चीजें बहुत कमाल की काम करती हैं, दो वर्ड जिंदगी के अंदर। राइट। राइट। इसमें लाइक ओशो को अगर अपन इंक्लूड करें डिस्कशन में, एक तो लाइक ओशो बोलते हैं कि जो रिलेशनशिप पार्टनर्स हैं उनका मेडिटेटिव होना बहुत जरूरी, जो अपन ने पिछली कोई बार बात करी थी कि अगर वो मेडिटेटिव हो तो रिलेशनशिप की क्वालिटी अपने आप इंप्रूव हो जाती है। ओके। बिल्कुल हो जाएगी। देन एक और एक बोलते हैं कि रिलेशनशिप या मैरिज वर्ड यूज नहीं करते हैं ओशो, वो करते हैं रिलेटिंग। ओके। लाइक इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, कि एक कंटिन्यूस हम्म, प्रोसेस है कि आपको रोज रोज वर्क करना होगा अपने रिलेशनशिप पे। ऐसा नहीं कि भाई मेरी शादी हो गई तो बस सेटल्ड नाउ, लाइक इट इज एस्टेब्लिश्ड नाउ, ही कैन नॉट गो एनीवेयर, आई कैन नॉट गो एनीवेयर, और शी कैन नॉट गो एनीवेयर, ओके फाइन। ऐसा नहीं है। लाइक जब भी आपके मन में ये फीलिंग आ जाती है सेटलमेंट की, तो रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट होती है। आपको पक्का। रोज वर्क करना है अपने रिलेशनशिप पे, आप कभी भी सेटल्ड फील नहीं कर सकते। अगर आप ट्रस्ट करते हैं, मेडिटेटिव हैं, तो आप बैलेंस रहेंगे। और एक है, ब्लाइंड फेथ करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। अगर आपको हम्म। रिलेशनशिप बचानी है, ब्लाइंड फेथ, पूरा हम्म। ट्रस्ट करिए पार्टनर के ऊपर। जा तुझे जहाँ जाना है, जो भी करके आ, खा पी मौज कर, घूम फिर के आ जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लाइंड ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। राइट। और मेरा अपना अनुभव ये है कि जो आप ट्रस्ट करते हैं, तो पार्टनर कभी आपको धोखा नहीं देता, देना चाहे तो भी नहीं दे पाएगा आपको। हम्म। और आप कम से कम मुक्त हो जाते हैं, आप तो रोग से मुक्त हो जाते हैं जब आपने किसी पे ट्रस्ट किया। जाओ हम्म। घूम फिर के आ जाओ, तो आप हम्म। मुक्त हो जाते हैं उस टेंशन से, उस
जेलसी से, पीड़ा से, उस नर्क से आप मुक्त हो जाते हैं। और जैसे ही आप हील होते हैं, आप हील भी हो जाते हैं। क्योंकि आप कितना भी किसी के ऊपर पहरे लगा लीजिए, कितने ही हम्म, पहरे लगा लीजिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसे जो करना है वो कर लेगा, वो 100 रास्ते निकाल लेगा। हम्म, जिसको जो कर, अगर किसी को, सॉरी, आप कुछ बोल जिसको जो चोरी करनी है, चोर को, रहे। तो वो चोरी कर लेगा। आप कितने ही पहरे लगा लीजिए। राइट। कल तो भी ट्रस्ट लाइक काम एक करे। कल भी एक वो इंस्टाग्राम पे रील थी, वो बहुत अच्छी लगी मेरे को, कि ओशो बोलते हैं उसमें कि जिसको भी प्रेम करते हो उसको आजादी दे दो, उसको पूरी स्वतंत्रता दे दो। ओके। बिल्कुल। आपका रिलेशनशिप, आपका जो प्रेम है उसी वक्त खराब होता है जब आप उसे बांध के रखना चाहते हो, खूंटी से गाड़ पक्का। के रखना चाहते हो। ओके। डांट से, और सबसे ज्यादा खराब होता है डाउट करने से। हम्म। किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा अपमान ये है कि उस पर संदेह करवाओ। सबसे बड़ा राइट। अपमान है रिलेशनशिप में। आई आई। इसलिए डाउट कम से कम करो, हम्म। ट्रस्ट ज्यादा करो, उसे खूब प्रेम करो, घुमाओ हम्म। फिराओ, जहां वो कह रहा लेके जाओ। और ऐसा कुछ है भी नहीं, घर में ही प्रेम मिल जाएगा तो ज्यादा बाहर जाने का मन भी नहीं होता है। कभी राइट। हफ्ते में 15 दिन में एक बार घूम के आ गए, अपने घर में ही। मैं तो कहता हूँ रोज हनीमून होना चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए कि हर रात नई रात है, हर सुबह नई रात सुबह। इसलिए ओशो कहते हैं प्रेजेंट में जियो। राइट। आज का दिन, आज का जो दिन आपको मिलेगा, कल मॉर्निंग जब सुबह उगेगा, बिल्कुल नया क्वेश्चन पेपर है आपके सामने, ब्लैंक पेपर आया आपके सामने। आप जो चाहो इस पे लिखो, प्रेम लिखो, कलह लिखो, झगड़ा लिखो, जो लिखना आप इसमें लिखो। अब तक जो हुआ चलो छोड़ो, आज से हम नई इबारत लिखते हैं। आज सुबह हम नई शुरुआत करते हैं, साथ साथ चाय पीते हैं, साथ साथ घूमते हैं, कोई अच्छी बात करते हैं, कोई अच्छी बात शेयर करते हैं। आज हम मूवी देखने चलेंगे। आज का दिन बिल्कुल नया दिन है, इसमें आप जो रंग चाहो भर सकते हो आप जो। तो इस ट्रस्ट के साथ आप करो, पास्ट को बिल्कुल भूल जाओ, हम्म। फ्यूचर की भी चिंताएं छोड़ दो। इसीलिए ओशो इतना वर्तमान में जीने की बात करते हैं कि कल जो हो गया सो हो गया। कल धुआं उठा था, उठ गया, आज तो धुआं नहीं ना, आसमान साफ है, हर कल का रोना आज का रो रहे। ये थोड़ा आप अपने आप को चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर लोगों आपको में, सॉरी। अगर आपको प्रेम को बचाना है, अगर हम्म। आपको रियल प्रेम है अपने पार्टनर से, तो इन चीजों से आपको कल को भूलना पड़ेगा कम से कम। राइट। और ह्यूमन बीइंग है, गलती होगी होगी, क्यों नहीं होगी यार। क्यों नहीं हो। वो भी कोई देवता तो नहीं है कोई आपका पार्टनर भी, ना आप कोई ऐसे देवता हो कोई बहुत बड़े बुद्ध पुरुष हो। हम्म, ह्यूमन बीइंग्स हैं, और छोटी मोटी गलतियां होंगी तो माफ करना सीखो। गलती हो गई, सॉरी बोल right। दो। किसी ने आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ कह दिया है, थैंक यू बोलो। थैंक यू और सॉरी, हम्म, ये रिलेशनशिप को बचाने में जादू जैसा काम करते हैं। और एक डाउट मत करो, अननेसेसरी डाउट मत करो। हाँ। जब तक आपने इसमें, कोई चीज देखी। हम्म, बोलिए, बोलिए। राइट। आजकल, मेरे हिसाब से आजकल, लेकिन हो सकता है पहले भी इश्यूज रहे हों, कमिटमेंट इश्यूज बहुत हैं लोगों को। लाइक दे स्टार्ट ए रिलेशनशिप स्टार्ट कर लिया, 4-5 महीने हो गए, 1 साल हो गया रिलेशनशिप में, लेकिन फाइनली लाइक जब मैरिज के लिए कमिटमेंट वाली बात आती है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर आता है, तो उसमें लाइक बहुत फियर फैक्टर आ जाता है लोगों के बीच में, मन में, कि भाई ये इसके साथ ही मेरे को कमिटमेंट करना है या अभी और देखूं, और लाइक, तो इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं कमिटमेंट इश्यूज के। एक तो लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते हैं, और हम्म। दूसरी बात, जिसके लिए वो रिलेशनशिप जिसको आप प्रेम कह रहे हैं, उसमें प्रेम 2-4%, 5% होता है। 90% तो उसमें फिजिकल रिलेशनशिप ही होती है, अट्रैक्शन होता है वो सिर्फ। हम्म। अब किसी व्यक्ति के साथ जब आप जुड़े हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बातें बहुत अच्छी लग रही है, और सब कुछ आपका बहुत अच्छा चला जा रहा है, आपको लग रहा है मुझे इसी की तलाश थी, यही बंदा मेरे लिए है, मुझे इसी की, अच्छा मेरा चलेगा। 4-6 महीने उसके साथ लगातार चलते 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 आप बोर होने लगते हो। आपको लगता है यार इससे भी अच्छा कोई और भी मिल सकता है। और इसकी आपको पूरी नॉलेज पता चल जाती है, उसकी हैबिट्स का पता चल जाता है 6 महीने में, 8 महीने में। फिर आपको लगता है यार इसके साथ जीना पड़ेगा। उसके पॉजिटिव जो साइड्स है वो भी आप देख लेते हो,
हो, हम्म, उसके गुस्सा भी देख लेते हो, नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लेते हो, फिर आपको लगता है नहीं यार इसके साथ तो मैं फंस जाऊंगा यार, जो है अब सारी जिंदगी के लिए। फिर बच्चे पैदा करो, फिर उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको बड़ा करो, ये करो वो करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो। तो मोस्टली आज की जो नई जनरेशन है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागती है। वो फियर है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। वो चाहता है ठीक है चलो यार। या इसमें लाइक उसका फैक्टर होता है क्या, लाइक कि अगर जैसे मेरे पेरेंट्स के अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहे और मैंने कभी उनको अच्छे रिलेशनशिप में नहीं देखा, तो क्या मुझे फियर रहेगा कमिटमेंट का मेरे रिलेशनशिप, क्योंकि मैं जो देखूंगा वही सीखूंगा, राइट? हाँ वो थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन वो ज्यादा डीप नहीं रहता। अगर आप वास्तव में किसी का प्रेम में पड़े हैं तो आप उन चीजों को नहीं लेंगे। अगर आपका प्रेम का रिलेशनशिप है तो वो चीजें आप पे हावी नहीं होंगी। थोड़ा बहुत लगता तो है, लेकिन ये तो आप अपने पेरेंट्स को नहीं देखेंगे, मोहल्ले में किसी को देखेंगे, फ्रेंड सर्कल में किसी को देखें, किसी के ब्रेकअप हो रहे हैं, मोहल्ले में किसी के हो रहे हैं, तो वो चीजें ज्यादा इफेक्ट नहीं। आप अपने एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट करिए। आपका एक्सपीरियंस क्या है? आपको अगर अच्छा लग रहा है, अच्छा पार्टनर लग रहा है, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो, सारा जीवन उसके साथ रह सकते हो, तो उसको फॉलो करो, अपने को फॉलो करो फिर उसको। मैं ये लाइक अगर मैं बोलूँ, आप करेक्ट कर देना, कि अगर सही में प्रेम है तो कमिटमेंट अपने आप आ जाएगा, पीछे छाया की तरह आता है। राइट? तो अगर आप सही में प्रेम करते हो किसी से तो रिगार्डलेस लाइक कोई भी सिचुएशन हो आप कमिटेड रहोगे, बिल्कुल। राइट? ओके, गुरलीन, एनीथिंग ऑन रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव? रिलेशनशिप्स के बारे में मुझे एक पोएट्री याद आ रही थी, कबीर सर की। मैं पढ़ती हूँ। कबीर सर, आपने कहा था, नजर बदली तो नजारे भी बदल गए। हम्म। ये आपकी बुक में बिल्कुल। है, और पता नहीं, आप मैंने ये लिखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा, है हाँ ना? बिल्कुल। तो हमारी दृष्टि नजर बदल जाती है ना, बार बार किसी से मिलने से करने से। एक स्टार्ट में बिल्कुल अलग एक आकर्षण होता है, अटैचमेंट होता है, बेस्ट से बेस्ट हम अपना देते हैं, तो उसमें आदमी वो आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे हमारी दृष्टि बदलने लगती है, हमको लगता है इससे बेहतर तो और भी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और कई लोगों के साथ हम बातचीत में फ्रेंडशिप में लगने लगते हैं। तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम बेद बात है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको चुने उसको चुने, कुछ बात इसमें अच्छी है, कुछ बात उसमें हम्म, अच्छी है, कुछ इसमें अच्छा है जो उसमें नहीं है। ऐसे फिर हम कभी डिसीजन नहीं ले सकते लाइफ पार्टनर के लिए। फिर तो सारी जिंदगी ऐसे ही बिताओ कि साल भर किसी के साथ, 2 साल किसी के साथ, 3 साल, और मैरिज में जाना ही नहीं है। उनको ऐसे हम्म, ही चलना है, लाइफ को काटना है। हम्म, और अगर आपको कमिटमेंट का फैमिली बनानी है, आपको लाइफ को अपने सेट करना है, एडजस्ट करना है, उसका मजा लेना है, एस्टेब्लिशमेंट का मजा लेना है, मजा, तो फिर आपको मैरिज में जाना पड़ेगा। और बहुत सुंदर है, मैरिज भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी राइट। चीज है, ऐसे ही नहीं है। लेकिन आप ये डाउट्स में, कंफ्यूजन में, फियर में रहोगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाने के चक्कर में रहोगे, तो जिंदगी बहुत सुपर फास्ट जा रही है, बुलेट ट्रेन की तरह जाती है। देखते देखते एज निकल जाती है। ये 30, ये 35, ये 40, ये 45 और ये 50, और फिनिश्ड। हम्म, जी। राइट। तो डिसीजन तो लेना पड़ेगा। कभी भी हम्म, डिसीजन लीजिए, डिसीजन लेना पड़ेगा। और माइंड आपका कभी आपको डिसीजन नहीं लेने देगा, हमेशा ध्यान रखिए। माइंड का काम ही आपको ड्यूअलिटी में रखना है, कंफ्यूजन में रखना है। डिसीजन सोल लेती है, हार्ट लेता है। राइट। और माइंड जो भी आपका डिसीजन, माइंड जब भी आपका कोई डिसीजन लेता है, उसमें दूसरी आवाज साथ में लगी रहती है। सेकंड ओपिनियन हमेशा साथ रहता है उसका। जो अपन ने लास्ट बार जो बात करी थी कि लाइक मैं इधर जाओ तो माइंड उधर ले जाता है, उधर जाओ तो माइंड इधर ले जाता है। लेकिन इसमें भी लाइक अगर मैं बोलूं, आपको कंफर्म करना, जो आप बोल रहे हो कि लाइक जैसे मैं रिलेशनशिप में आया किसी के साथ और 4-5 महीने बाद मुझे लाइक जो इनिशियल अट्रैक्शन था वो कम होने लगता है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि
जब भी मैं रिलेशनशिप सिनेरियो में पड़ा, टाइम के साथ अट्रैक्शन बढ़ा है मेरा उस व्यक्ति के लिए। तो क्या ये हो सकता है, इसको ले सकते हैं कि भाई जब भी लाइक आप सही में प्रेम में हो तो वो टाइम के साथ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ना कि कम होएगा? हाँ, वो बढ़ेगा। अगर आपका हार्ट ओरिएंटेड है, सोल वाला प्रेम है, तो आपका प्रेम दिन ब दिन बढ़ेगा। लेकिन जिसके प्रेम में आप पड़ रहे हो, उसको भी तो हम्म। यही होना चाहिए ना, वो भी आपके प्रेम में दिन ब दिन उसका बढ़े। अगर वो हम्म। विड्रॉ करता है, उसको लगता हम्म। है कि बस बहुत हो गया, तो फिर वो ब्रेकअप हम्म। होता है। ये दोनों लाइक तरफ से होना चाहिए। वही वो हमेशा है रिलेशनशिप में। हाँ, राइट। आप उसके बिना नहीं जी सकते और वो आपके बिना नहीं जी सकता, तब मजा आता है रिलेशनशिप का। वो बॉन्डेज हम्म। होती है वो। राइट, आई एग्री। गुरलीन, एनीथिंग एल्स ऑन रिलेशनशिप मैटर्स? जी सर, मैं सोच रही थी कि आप चक्रा हीलिंग करते हैं, है ना, रेकी जब आप करते हैं ना, और हार्ट चक्रा, आप कुछ हार्ट चक्रा बारे कुछ कह सकती हैं रिलेशनशिप्स ना रिलेट करके? हार्ट चक्र में ये होता है, आपकी बॉन्डेज बढ़ती जाती है। कोई बात, अगर कोई झगड़ा भी होगा ना, तो भी उसको आप ट्रेस पास कर जाएंगे। हार्ट आपका उसी की तरफ बोलेगा, बोला नहीं, वो कल की बात थी, छोटा मोटा हो गया, इग्नोर करो। हार्ट उसको सेलेक्ट करेगा। और अगर आपका माइंड से अगर झगड़ा हो गया, उससे हो गया, कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो फिर हार्ट भी बोलेगा छोड़ो। माइंड तो चाहता है ये छोड़ना, लेकिन माइंड कहेगा कि छोड़ो, लेकिन हार्ट कहेगा नहीं, मुझे इसके साथ रहना है, मुझे इसे पकड़ना है। वो ज्यादा, हार्ट का बॉन्डेज जो है वो डीप होता है माइंड के बॉन्डेज से। माइंड को कल दूसरा कोई मिल गया, बेटर सिचुएशन मिल गई, बेटर पार्टनर मिल गया, बेटर मतलब उस टाइप का आदमी मिल गया, तो आपका माइंड कहेगा कि बेटर चुनो, इसे छोड़ो। हार्ट आपका कहेगा इसको हम्म। नहीं छोड़ने का। माइंड लालच नहीं करेगा, माइंड चेंज करना चाहेगा, हार्ट जल्दी चेंज नहीं करता। हार्ट आपके पक्ष में बोलेगा, बोले मुझे चेंज नहीं करना, मुझे इसी के साथ रहना है। अब हर आदमी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, सारे गुण किसी में नहीं होते, इतने ही राइट। अच्छे से अच्छा आदमी हो। हम्म। आप ये मत सोचिए 100% सारे गुण ही गुण होंगे उसमें, कुछ अवगुण भी एग्री। होते हैं एक दो। जब हम किसी अवगुण के बावजूद किसी को हम लाइक करते हैं, तो वो गहरा बॉन्डेज होता है, वो हमारा हार्ट का सिलेक्शन होता है। दोस्ती का मतलब ही यही है कि हमें अपने दोस्त की कमियां भी पसंद हैं। एक दो कमियां हैं, उसके बावजूद हम उससे प्यार करते हैं। दोस्ती का पूरी तरह मतलब से यही एक्सेप्ट है। करना, पूरी तरह से हाँ, एक्सेप्ट कर लेना किसी को। हाँ, पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेना, उसकी कमियों को भी एक्सेप्ट कर लेना, जो उसमें एक दो कमियां हैं। मान लो किसी को एंगर आता है, कोई जल्दी से इरिटेट हो जाता है, छोटे कभी कभी हो जाता है, उसके बावजूद भी हम उसको लाइक करते हैं, फिर वो हार्ट का बॉन्डेज है, वो चल जाएगा, छोटी मोटी चीजें चल जाएंगी। हम्म। ओके। थैंक यू। ओके। और किसी भी लाइव रिलेशनशिप में हम रहेंगे, किसी लाइव बंदे के साथ हम रहेंगे, तो वो बिल्कुल हमारी कार्बन कॉपी नहीं होगा, वो हमारी, वो उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी है। तो मैक्सिमम मैचिंग हो, और थोड़ा बहुत जो होगा ना, वो आटे में नमक के बराबर, वो चलेगा, वो टेस्ट देता है वो। थोड़ा झगड़ा भी होना चाहिए, कभी मूड खराब भी होना चाहिए, कभी रूठना मनाना भी होना चाहिए। राइट। तो वो उसमें टेस्ट लाता है, उसके अंदर रिलेशनशिप में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। तो ये सब चलेगा ही। लेकिन नमक ही नमक नहीं होना चाहिए। हाँ, नमक ही नमक नहीं होना चाहिए। आटे में नमक के बराबर टेस्ट होता है ना, तो वो फीकेपन में टेस्ट लाता है। इतना होना चाहिए, रूठना राइट। मनाना, ये सब होना चाहिए। वो रिलेशनशिप में टेस्ट लाता है, नो प्रॉब्लम। आप लिटरेचर में भी हैं, आपने बुक्स भी लिखी हैं, अपनी बुक्स के बारे में बताइए। और लाइक क्या ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर कोई लाइक परचेज करना चाहता है उन बुक्स को? किस विषय पे लिखी हैं? मैंने छोटी छोटी पॉइंट्स लिखी हैं, छोटी छोटी पॉइंट्स, हाइकूज होते हैं ना, जैसे हम्म। 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन के, ऐसे मुझे ये क्लिक होते हैं ये छोटे मोटे। अभी मुझे पूरे, तो मैंने गुरलीन को मैंने किताबें भेजी थी, मैंने 2 बुक्स थी हम्म। वो। जैसे अभी मैं आपको एक दो पॉइंट सुना देता हूँ बिल्कुल। शॉर्ट में, कि एक घड़ा मैं एक घड़ा
इंतजार से भरा, जिस दिन टूट जाऊंगा हर कैद से छूट जाऊंगा। यानी हर आदमी किसी इंतजार में है, कोई प्रतीक्षा है, कोई किसी न किसी की प्रतीक्षा है। सब है लेकिन उसके बाद लगता है यार कुछ कमी है, कोई वेट कर रहा है किसी चीज का। तो मुझे लगता है कि आदमी एक घड़ा है, मैं एक घड़ा, इंतजार से भरा, जिस दिन टूट जाऊंगा हर कैद से छूट जाऊंगा, सारी प्रतीक्षाएं खत्म। ऐसी एक पोइम थी कि एक दिन समुद्र तट पर टहलते हुए, एक दिन समुद्र तट पर टहलते हुए अचानक किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखकर एक गिलास पानी मांगा। समुद्र तट पर टहलते हुए अचानक किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखकर एक गिलास पानी मांगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैं हैरान था, वहां मुद्दतों की प्यास लिए समंदर खड़ा था। हम जिन्हें समझते हैं सागर हैं वे भी प्यासे हैं। हम्म हम सो हम समझते हैं उसके बाद तो गाड़ी है, बंगला है, बहुत कुछ है, हम्म इतना सब कुछ है, शायद वो तो बिल्कुल तृप्त होगा, लेकिन नहीं, ये बहुत प्यासे लोग हैं, सम्राट भी प्यासे हैं। तो ऐसी शॉर्ट पोइम्स मैं लिखता हूँ मैं। अभी कब मुझे से एक स्टार्ट दो ही किया याद आपने? है। ये मैंने 65 में, 67 में मुझे ये हल्की हल्की पोइम्स, एक एक लाइन की क्षणिकाएं कहते हैं इनको, क्षणिकाओं के रूप में मुझे आना शुरू हुई। तो उनको मैं नोट कर लेता था, अपनी डायरी में नोट कर लेता था। फिर जब मैं राजस्थान आया, तब मैं यहाँ, मेरे हिंदी के प्रोफेसर आते थे लेक्चरर में, उनको मैं सुनाता था, तो उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा ये तो कमाल की पोइम्स हैं यार ये। तो उन्होंने फिर राजस्थान साहित्य एकेडमी है हमारे यहाँ पर, उन्होंने उसकी पूरी पांडुलिपि बनाई और वो नोट करके टाइप करके लाए, उन्होंने ही सब कुछ किया, उन्होंने ही उसको पैक करके पार्सल करके और अकादमी को भेजा, मैंने कुछ नहीं किया। फिर वहां से सैंक्शन आई उसकी, उन्होंने उसके लिए पेमेंट किया अकादमी ने, अकादमी की ओर से वो बुक छपी। वो पहली किताब थी बूंद बूंद सूरज के नाम से, बूंद बूंद सूरज। फिर दूसरी किताब थी, वो भी अकादमी की ओर से छपी, वो एक घाट खुशबू की नदी का, एक घाट ओके। खुशबू की नदी का। वो गुलडीन के पूरी पास पोइम है ये ये। थी। हाँ, गोल्डी के पास है। ओके। जी मेरे पास ये दो किताबें हैं आपकी सर। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उछाला समंदर ने फिर एक जाम। जी, एक ये भी। हाँ हाँ, एक घाट खुशबू की नदी एक घाट का। खुशबू की नदी का। राइट। ये पोइम ये थी फूल गुलाब का, ये पूरी पोइम ये है, फूल गुलाब का, एक घाट खुशबू की नदी का। यानी एक खुशबू की नदी बह रही है, उसके उसके ऊपर एक घाट, जो किनारे पे एक गुलाब का फूल जो एक घाट की तरह से उससे खुशबू उठ रही है नदी की। तो उछाला समंदर ने फिर एक जाम। ये बुक्स लाइक ऑनलाइन अवेलेबल है अगर मैं जैसे ऑर्डर करना ऑनलाइन, चाहूँ? हाँ नहीं, मेरे पास है, मैं आपको भिजवा दूंगा, आप अपना एड्रेस भेज दीजिए। तो हम्म। मेरे पास अभी दो बुक्स पड़ी हैं। मैंने अच्छा। उसमें, मुझे अभी ज्यादा पता नहीं था ऑनलाइन वगैरह सेल करने और कैसे डालना करना, मुझे ज्यादा उसका ध्यान नहीं है, तो मैंने उस पर नहीं डाली। अभी मैं हम्म अपनी दो तीन बुक्स और आने वाली हैं, दो बुक्स या तीन बुक्स अभी निकलेंगी, नहीं निकाल रहा हूँ मैं वो। हम्म। फिर मैं उसको अमेजन पर या उस पर लोगों से पता करूंगा कैसे डाली जाती है, क्या राइट। प्रोसेस है उसका, फिर उस नहीं, पर आजकल डालेंगे। आजकल जैसे पब्लिशिंग हाउसेज होते हैं ना, जो आपके पब्लिशिंग हाउस वाला होगा, वो ही लाइक हम्म, ये सब मैनेज करते हैं, लाइक हम्म। अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे। ओके, तो आप उनको लाइक कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो, पूरा वो कर लेंगे। वो मैंने उनको, जिन्होंने पहले पब्लिश दोनों किताबें की थी ना, हम्म उन्होंने तो अकादमी की ओर से छपी थी, हम्म तो वो हमको 100-150 किताब दे देते हैं, ओनली ओनली 100 किताबें, 150 किताबें में देते हैं। बाकी वो सब बेचते हैं अपने ब्याह पर जो, हमें उसमें न तो वो कुछ देते हैं, न कोई पे करते हैं,
न रॉयल्टी देते हैं, आजकल टाइम ऐसा ही है। तो मैंने अच्छा। सोचा आपके पास जो किताबें हैं वो मैं लेकर के मैं अपनी ओर से ही उसको जो है ऑनलाइन डालने का कोई हो, ताकि वो सीधा मेरे से परचेज करें, ऐसा राइट कुछ राइट सिस्टम हो। राइट। हम्म। तो उसके लिए आपको वो प्राइवेट पब्लिशर शायद उनके पास जाना पड़ेगा। हाँ हाँ फिर लाइक, राइट। हम्म। अगर कोई लाइक ये बुक्स का आपसे लाइक ऑर्डर करना करवाना चाहे या फिर रेकी या काउंसलिंग सेशन लेना चाहे तो कैसे कांटेक्ट करे? लाइक क्या आपका नंबर शेयर कर सकते हैं हम लाइक हाँ हाँ यूट्यूब पे? मेरे नंबर से ही शेयर करिए, ओके। उससे काउंसलिंग करना हो, रेकी सेशंस लेने हो, हम्म। उसके द्वारा हम करते हैं। राइट। और तो लाइक डिस्टेंस से रेकी 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 की दीक्षा लेनी हो, हम्म। रेकी इसके लिए दीक्षा के कोई, लिए। या उसके बारे में लाइक कोई एलिजिबिलिटी है कि कौन अप्लाई कर सकता है दीक्षा के लिए, कौन नहीं अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ? दीक्षा के लिए कोई भी ले सकता है, जिसकी इच्छा है वो रेकी दीक्षा ले सकता है। आपका दिल होना चाहिए रेकी दीक्षा लेने का, आप ले सकते हैं। और ऑनलाइन वाला जो है ना, ये दीक्षा देने का, ऑनलाइन दीक्षा देने का, ये मेरी एक हम्म। वो हैं जिनको मैं, दीप्ति शर्मा करके हैं, उनको मैंने दिया हुआ है। ऑनलाइन दीक्षा वही देती हैं वो। अच्छा। आप जानते हो शायद, दीप्ति शर्मा को, जयपुर की हैं वो लाइट वर्कर हैं। मयंक से कांटेक्ट हुआ था शायद उनका, मयंक के फादर की जब तबीयत खराब थी। हाँ मुझे नहीं पता। मेहता जी, अगर याद हो आपको, या अशोक मेहता जी। हाँ उनको हमने दिया था, राइट। उनको भी दिया था, कई लोगों को दिया है, कैंसर के बहुत से पेशेंट्स को दिया, बहुत उनको रिलैक्स मिला। बॉडी छोड़ते वक्त उन्होंने बड़े आराम से बॉडी छोड़ी। बहुत देखिए, मतलब ऐसे जो लोग होते हैं ना बॉडी छोड़ने वाले, जो पेशेंट्स होते हैं, उनको रेकी के 4-5 सेशन दे दें तो उनकी बहुत बढ़िया, उनका मतलब डिपार्चर होता है, उनको जो गोल्डन लाइट में जाते हैं, पेन बहुत कम हो जाता है। उनकी जो मेंटल जो डिप्रेशन और जो बॉडी छोड़ने में जो पीड़ा होती है, बहुत रिलैक्स मिलता है उनको, एंजल्स की हेल्प मिलती है उनको। गुरलीन, एनी क्वेश्चन? I have one question. Maybe you can ask because I'm not sure how to ask. So, how did Kabir sir come to start writing poetry or have that poetic uh, He sense? said like he already replied to that, that somewhere in 1965 he started. आपको कुछ लाइक कहीं से मोटिवेशन इंस्पिरेशन आया या फिर लाइक नेचुरल था आपके लिए राइटिंग करना, पोएम लिखना? मेरे लिए राइटिंग नेचुरल था ये, क्योंकि हम्म। मैं स्पिरिचुअल क्षेत्र में जुड़ा ही हुआ था, थोड़ा थोड़ा हम्म। जुड़ा हुआ था मैं। और पोइट्री में पढ़ता था मैं, गालिब को पढ़ता था, उर्दू पोइट्री पढ़ता था, हिंदी पोइट्री पढ़ता था, मैं हिंदी लिटरेचर में मेरा इंटरेस्ट था। फिर हम्म। मुझे लंबे गीत नहीं लिखे मैंने, बड़े गीत लिखने का मुझे शौक नहीं था। मुझे क्लिक करती थी, एक लाइन दो लाइन क्लिक करती थी, जैसे कोई ना फ्लैश करती है कोई लाइन, हम्म। उतना मैं लिख लेता था। इसके आगे उसको मैं कंप्लीट करूं, ये मेरा दिल नहीं होता था, कंप्लीट करूं उसको, खींच तान के वर्ड्स को लेके आऊं, नहीं। अगर एक लाइन आई है तो एक लाइन से ना, इसी को सुनिए आप। तो इस टाइप से फिर वो धीरे धीरे मेरी डायरी में बनती चली गई। और 88 में मेरा पहला बुक आई, मेरी 88 में। राइट। समय पे सब होता है। अभी मैंने आपको दोहे भेजे थे ना, वो हम्म। होशों के रंगीले दोहे सुने थे आपने, वो होली पे दोहे। बिल्कुल। इन इन दोहों को लिखे हुए 20 साल हो गए थे, 20 साल अच्छा। पुराने दोहे। और फिर वो वही। स्वामी जी ने, वो जो हैं अपने हरियाणा वाले स्वामी जी, बोधि संदेश, उन्होंने हम्म। इन दोहों को सुना और उन्होंने कहा हम गाएंगे इनको दोहों को। उन्होंने कभी दोहे गाए नहीं थे। हम्म। उन्होंने माँ जो थी वो माँ सुमिरन और स्वामी जी ने। तो मैंने उनसे कहा था एक दोहा आप गाइए, एक वो गाएंगी, एक दोहा आप गाइए, एक वो गाएंगी। और इतने अच्छे दोहे बने हैं वो, गाने में उनके इतने, मैं 17-18 हजार लाइक्स आए हैं, उनको व्यूज आए हैं। इतने बहुत रेयर आते हैं इतने व्यूज जो है गानों को, लिटरेचर को कोट हम्म। करता है। तो करीब 18 हजार हम्म। व्यूअर्स हैं उसके।
तो समय आने पे सब चीजें होती हैं, पोइट्री भी आती है, समय आने हाँ पे सब होता है। ओके, फाइनली आपका कोई संदेश या ओशो की तरफ से कोई लाइक संदेश आप हम सबको देना चाहें जो हमारे लिए हमेशा मार्गदर्शन दे। ओशो की तरफ से तो मैं यही कहूंगा कि ओशो से जुड़ने के बाद बिल्कुल निर्भर हो जाइए, सब मास्टर के ऊपर छोड़ दीजिए। समय आने पे सब होता चला जाएगा। जो जो आपके जीवन में जो चीजें जरूरी हैं, ओशो ने कहा है तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो भी जरूरी है सबका इंतजाम मैं करूंगा। तुम बिल्कुल निर्भर हो जाओ, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, तुम अपने आराम से जियो, वर्तमान में हम्म। जियो, आनंद पूर्वक जियो। कोई चिंता मत करो, पास्ट को बिल्कुल डिलीट कर दो, फ्यूचर की चिंता मत करो। आज के दिन को एंजॉय करो, जिससे जो जितना मिल रहा है उसको थैंक यू बोलो। वो एक गाने की लाइन है ना, उतना भी उपकार समझ जितना कोई साथ निभा दे। मैंने हम्म। गुरलीन को भी कहा था, हम्म। जितने दो भी कोई साथ चला है, किसी ने हमारे साथ बैठ के कॉफी पी ली है, चाय पी ली है, थोड़ा सा हमको सुख दिया है, लॉट ऑफ थैंक्स। तुमने हम्म। जितना साथ दिया, तुमने जितना सुख दिया, उसके लिए थैंक्स। कोई हम्म। कंप्लेंट नहीं कि ज्यादा हम्म। देना था और आगे साथ देना था, कुछ नहीं। जितना दिया उसके लिए थैंक यू। तो हमेशा हम्म। थैंकफुलनेस में जिए। हम्म। अपनी अपेक्षा राइट, सॉरी लाइक हाँ कंप्लीट कीजिए, फिर मैं को एक बात पूछनी है। ज्यादा अपेक्षा मत करिए किसी से भी। जो है, हम्म। अपेक्षा रहित संबंध जो है वो हमको बहुत ही रिलैक्स रखते हैं। वो जिसने जितना हमको दिया है उसके लिए थैंक यू बोलिए, और ज्यादा अपेक्षा मत करिए। दैट्स ऑल। जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। जब ब्रेकअप हो, मैंने कहा ना कल आपको, मेकअप हो तो गुलाब जामुन बांटिए, ब्रेकअप हो तो काजू कतली बांटिए। जितना संग साथ लिखा है उतना बहुत है। ओके, थैंक यू। जी हाँ हाँ। सर, आपसे इस ग्रैटिट्यूड बारे बहुत कुछ सीखा है। और हम्म, मैंने आपको एक कोट लिखा है, वो आप शायद ऐसे ही बोल दिया होगा आपने। वो है, जितना ग्रैटिट्यूड उतना क्लियर दर्शन उसका। मुझे ये बहुत अच्छा बिल्कुल लगा। हाँ बिल्कुल। जी। आप पूरे ब्रह्मांड के प्रति ग्रेटिट्यूड से भरे, ये छोटी छोटी बातों के लिए एक ठंडे पानी की बोतल मिल जाए ना, मन में ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, कितना अच्छा पानी यार, इतना अच्छा पानी, इतनी अच्छी कॉफी, इतना अच्छा चाय, इतनी अच्छी सब्जी। कोई आपको थोड़ी सी भी खुशी दे दे, दिल से धन्यवाद दीजिए उसको। चाहे उसको वैसे देने की जरूरत नहीं है, दिल से। ये सूरज सुबह अच्छा उगा है, सूर्योदय आप देख रहे हैं, थैंक यू बोलिए। आज का सूर्योदय कितना प्यारा है, थैंक यू। ये कोयल की आवाज कान में पड़ जाए, थैंक यू बोलो यार, क्या प्यारी आवाज आई है इतनी कान में। तो इससे हमारा हार्ट जो है ना, वो एक्टिवेट होता है ज्यादा, एक थैंकफुलनेस से। किसी के बड़ी चीजों का इंतजार मत करिए, छोटी छोटी चीजों से मजा लेना सीखिए। यही जिंदगी का मैंने यही सीखा। थैंक्स। आपको जरा सी याद भी हो, खुशी। हम्म, राइट, आपको याद हो तो लाइक अपन ने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पे बात करी थी, डिवाइसेस। और आपने बोला था जो भी लाइक सिचुएशंस बनती हैं लाइफ में, ओके, वो भी लाइक एक तरह से ओशो के डिवाइस हैं। ओशो उन हाँ, सिचुएशंस को क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट कर। तो ऐसे लाइक कोई ऐसी कोई सिचुएशन में हो अपनी लाइफ में, तो उस सिचुएशन को पूरा लिव करना चाहिए, पूरी तरह जीना चाहिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तभी लाइक और अपन तक पहुंच पाएंगे कि लाइक क्या किस पर्पस से ओशो ने वो सिचुएशन क्रिएट करी थी। आपके ग्रोथ के लिए सिचुएशन क्रिएट की है। हम्म। मैं सन्यासियों के लिए बात कह रहा हूँ, ओशो ने हम्म। सन्यासियों के क्या है। बाकी हम्म। लोग भी फॉलो करते हैं तो अच्छा है उनको। हम्म। सन्यासियों के लिए तो ओशो आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन क्रिएट करते हैं, एंगर की, ग्रीड की, या किसी तरह की भी कोई सिचुएशन की, ब्रेकअप की, मेकअप की, कोई सिचुएशन क्रिएट करते हो, उसमें आप कैसे आप रिएक्ट करते हो वहां पर जो, तो वो आपकी हम्म। परीक्षा है, ये एग्जाम है ये आपका। राइट। आराम से निकल जाइए, साक्षी भाव से निकल जाइए, ज्यादा इरिटेट मत होइए। आपको अगर पता चलेगा ये मास्टर की सिचुएशन क्रिएट की हुई है तो आप उतने इरिटेट नहीं होंगे, क्योंकि ओशो ने क्रिएट की है वो सिचुएशन। जैसे आश्रम में बहुत होता था,
कि कोई हम्म आदमी कंप्लेंट करता था कि उस आदमी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मुझे ऐसा किया, उसने मेरा काम नहीं किया, उसने किया। ओशो ने कहा यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब मैं करने वाला हूँ, मैं कराने वाला हूँ, ओशो कहते थे। उस पर इरिटेट होने की, क्रोधित होने की जरूरत नहीं है। मैंने ही उससे कहा था कि तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करें, अब आप क्या करोगे? मैंने उसको भेजा था तुमसे ऐसा व्यवहार करे, तुम्हें बिल्कुल नाराज होने की जरूरत नहीं। वो सिचुएशन मेरे द्वारा क्रिएट की गई थी। तो हम हम्म अपनी लाइफ में अगर ऐसा लेते हैं ना कि ये सिचुएशन मास्टर की गिफ्ट है, क्रिएट की गई है, तो हम उतना इरिटेट नहीं होंगे, उतने परेशान नहीं होंगे, थोड़े से बैलेंस हो जाएंगे हम। और सिचुएशन को लिव करना है या जीना है उस लिव सिचुएशन। करना है, और वो सिचुएशन बदल जाएगी, एकदम बदल जाएगी, थोड़ी देर में बदल जाएगी। कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है, अभी बदल जाएगी। हम्म अभी आंधी चल रही है, अभी थोड़ी देर में बदल जाएगी। अभी बरसात हो रही है, अभी बदल जाएगी। हर सिचुएशन बदल जाती है। तो ये थोड़ा अपने ऊपर है, इट इज टेम्परेरी, लेट गो। Okay, Gurleen, any final question or comment you want to say? कबीर सर, आप कुछ बोल सकते हैं डिवाइन विल जो होती है और इंडिविजुअल विल जो होती है उसके बारे? इसमें कोई वो नहीं है, भेद नहीं है दोनों के अंदर। कोई डिवाइन ऐसी है, इंडिविजुअल ऐसी है। आप अगर, आपकी अगर नजरिया बदल जाएगा तो एवरीथिंग इज डिवाइन। हम्म एवरीथिंग इज डिवाइन। इफ यू आर डिवाइन, योर एवरी डिजायर इज डिवाइन। सब कुछ डिवाइन है। फिर आप उसको बांटो मत चीजों में कि ये अनडिवाइन है और ये डिवाइन है, डिवीजन मत करो उसके अंदर। इफ यू आर डिवाइन, आप अपने आप को डिवाइन समझो। मैं ओशो की सन्यासी हूँ, ओशो मेरे सामने सिचुएशंस रख रहे हैं, एवरीथिंग इज डिवाइन। हम्म। जी। और जो आपके अंदर से आ रहा है, जो आपके बीइंग में से जो डिजायर आ रही है, जो चीज आ रही है, वो ज्यादा डिवाइन है। चाहे सोसाइटी उसको गलत कहे, राइट। आपके अंदर से आ रही है। हम्म उसको आपको जीना पड़ेगा, उसको आपको फेस करना पड़ेगा। अगर राइट। उसको आप डिप्रेस कर दोगे, अंदर आप सप्रेस कर दोगे, तो अंदर कोने में कहीं पड़ी रहेगी। फिर मौसम आएगा उसका, फिर वो उठेगी आपके अंदर से बाहर भी। तो इससे अच्छा ही है उसको फेस ही कर लो। राइट। वो एवरीथिंग इज डिवाइन। हर तरह से उठेगी, जाने कहाँ कहाँ से उठेगी। ओके। हाँ, राइट। इसलिए उसको उसको फेस करो, उसको निपटा ही दो, उसको जो उसको क्लियर ही कर हम्म दो उसको। हम्म दबाओ मत अपने अंदर उसको, जो दबाने की कोई जरूरत नहीं। हम्म ओके। और मैंने आपसे कहा, ओशो का सबसे बड़ा जो दान है, डोनेशन है मनुष्य जाति को, वो गिल्ट से मुक्ति है, अपराध बोध से मुक्ति। राइट। ये ओशो का सबसे बड़ा दान है। हम्म बुद्ध ने ध्यान दिया, पतंजलि ने योग दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, गोरखनाथ ने विधियां दी। ओशो का अगर माना जाए मनुष्य जाति को सबसे बड़ा दान, तो अपराध बोध से मुक्ति। तो हमेशा आप गिल्ट से बाहर रहिए। हम्म परमात्मा ने जो कराया, हो गया सो हो गया। हो गया उसको पास्ट करिए, अच्छा था बुरा था, पास्ट इज पास्ट। सीधे हम्म वर्तमान में आइए और गिल्ट से मुक्त रहिए। आप हम्म कर्ता मत बनेंगे। आप कर्ता बनेंगे, डूअर बनेंगे, तो फिर दिक्कत आएगी। राइट। दूसरा तरीका ये है, परमात्मा ने मुझसे जो कराया मैंने कर दिया, मैं हम्म करता नहीं हूँ। आप करता नहीं हो, तो आप फल के भोगता भी नहीं रहोगे। बहुत कम लगेगा, बहुत कम हर्ट होगा। आप जब कर्ता बनते हैं ना, तब आपका ईगो हम्म हर्ट होता है। आपको लगता है मैं ऐसा नहीं करता, ऐसा करता तो ये होता, ऐसा करता ये होता। आप करता ही नहीं है। एग्जिस्टेंस आपसे करवा रहा है। आपकी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, आपकी मनस्थितियां, वो लाइफ फोर्स, वो सब आपसे करवा रहा है। तो आप डूअर मत बनिए। कर्ता नहीं बनेंगे तो कर्म फल भी आप नहीं भोगेंगे। राइट। मेन चीज सिंपल है, ठीक है। Gurleen, Gurleen was asking this only, like about individual will and divine will. अगर जी। इंडिविजुअल को हटा दो, अगर ईगो को हटा दो, सब कुछ डिवाइन विल है और कुछ नहीं है। सब डिवाइन वेद है। ये जी। पूरा एग्जिस्टेंस ही डिवाइन है, पूरा हम्म एग्जिस्टेंस डिवाइन है। वननेस में है, उसको दूसरे का पता ही नहीं है। एग्जिस्टेंस को हम्म पता ही नहीं है गुरलीन कौन है,
परमानंद जी कौन है, कबीर जी कौन है, उसे नहीं पता। वो अपने को जानता है, उसके अंदर हम सब समाये थे। राइट। तो हमारी यही हमारी विल्स, राइट। हाँ यही लाइक 2 दिन पहले मैं और गुरलीन यही बात कर रहे थे कि एग्जिस्टेंस के लिए सब एक है। ओके। हाँ एग्जिस्टेंस के लिए कोई सेपरेट नहीं है। तो चोरी करना भी कोई चोरी नहीं है अगर एक ही है कि मैं अपनी हाँ। पॉकेट से एक पॉकेट से निकाल के दूसरी पॉकेट में रख लूं पैसा, तो कोई चोरी नहीं हम्म, है। ओके। हम्म। सो दिस इज द सिचुएशन। Thank you, sir. Thank you very much for your like wisdom, guidance, and we are highly grateful. Okay. आपका थैंक बहुत यू। बहुत अनुग्रह कृपा कि आपने हमें टाइम दिया, 2 बार दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऑर्गेनाइज किया ये प्रोग्राम, बहुत बहुत अच्छे रहे, बहुत ठीक सो स्वामी जी। थैंक यू। अगर लाइक हमें फिर से कुछ प्रश्न मिले पूछने के लायक, तो हम आपको फिर से तकलीफ देंगे और एक और बिल्कुल सेशन बिल्कुल। करेंगे। ओके। थैंक यू। Thank you, ओके, sir. ओशो, ओशो, ओशो। ओके।